सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 91 आरोही। लू परिवार का परिषद हॉल। लू मिंगचुआन ने झेंग यान को देखा, जिसे बेड़ियों में जकड़ा गया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था और उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, और ठंडे स्वर में कहा, झेंग यान, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या गलत किया है? झेंग यान को नहीं पता, कृपया मुझे समझाओ, परिवार के मुखिया झेंग यान ने भावहीनता से कहा। मुझे लिन शेन के खिलाफ तुम्हारी साजिशों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी लू किंग को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। लू मिंगचुआन की आंखों में गुस्से की एक चमक उभरी। वह झेंग यान के रवैये से बहुत असंतुष्ट था। मैंने लू किंग को शामिल नहीं किया। झेंग यान का रवैया अभी भी उदासीन था। क्या तुमने नहीं किया? तुम एंजल को वहां ले गए जहां लू किंग थी। तुम कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि एंजल लू किंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जब तुम स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, तो तुमने अपने नियंत्रण से बाहर जाकर कुछ किया और मेरी बेटी की किस्मत किसी और के हाथों में सौंप दी। यही तुम्हारे लिए 10,000 बार मौत की सजा पाने के लिए पर्याप्त कारण है, लू मिंगचुआन ने गुस्से में कहा। परिवार के मुखिया, उसके जैसे किसी व्यक्ति से बात करने का क्या फायदा? इस तरह के मैल को काटकर सीधे कुत्तों को खिला देना चाहिए, ताकि हमारे लू परिवार का नाम खराब न हो। लू परिवार के अधिकांश सदस्यों ने भी झेंग यान के कार्यों को नीचा दिखाया और अनुरोध किया कि झेंग यान को सीधे मार दिया जाए। परिवार के मुखिया सही कह रहे हैं, मैंने इस मामले के परिणामों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। झेंग यान ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है कि तुमने इसे स्वीकार कर लिया। यही वह रास्ता है जो तुमने अपनी मौत के लिए चुना है। चूंकि तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेना चाहिए। लू मिंगचुआन ने नौकरों को झेंग यान को ले जाने का इशारा किया। 1 मिनट रुको। झेंग यान ने अचानक लोगों को उसे ले जाने से रोकने के लिए अपनी आवाज उठाई और अपरिवर्तित भाव के साथ कहा, परिवार के मुखिया लू, मैंने वास्तव में मामले को अनुचित तरीके से संभाला है, लेकिन मेरे जीवन का फैसला करना आपका काम नहीं है। लू परिवार में अगर मेरे पास अधिकार नहीं है, तो किसके पास है? लू मिंगचुआन ने उपहास किया। मेरे पास है, बाहर से एक आवाज आई। लू परिवार के कई विशेषज्ञों ने अपने भाव बदल दिए। किसी ने चुपके से लू परिवार के सबसे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, बिना उन्हें पहले से पता चले। काउंसिल हॉल से बाहर निकलते हुए उन्होंने लू परिवार के आंगन के ऊपर एक चांदी के बालों वाले बुजुर्ग को तैरते हुए देखा। उसकी पीठ पर पंख नहीं थे और उसके पास कोई उपकरण भी नहीं था, फिर भी वह हवा में तैरने में सक्षम था। उसका सफ़ेद लबादा हवा के साथ लहरा रहा था, मानो कोई देवता शून्य से कदम रखते हुए दुनिया में उतर आया हो। लू परिवार के पहरेदारों ने तुरंत हमला किया, क्योंकि मिश्र धातु के तीर हवा में चल रहे चांदी के बालों वाले बुजुर्ग की ओर जमीन से बाढ़ की तरह बरस रहे थे। चांदी के बालों वाले बुजुर्ग ने बेस म्यूटेशन पावर का उपयोग करने का भी इरादा नहीं किया, बस एक उंगली उठाई और लाल महीन क्रिस्टल जेड कण उसकी उंगलियों से बह निकले। वे कण एक साथ इकट्ठे हुए, तुरंत एक लाल जेड तलवार बन गई जो बुजुर्ग के सामने तैर रही थी। जिस क्षण मिश्र धातु के तीर की बारिश होने वाली थी, लाल जेड तलवार अपने आप चली गई, अचानक प्रकाश की एक लाल लकीर में बदल गई जो तेजी से स्थानांतरित हुई, मिश्र धातु के तीरों के पूरे आकाश को चीरती हुई, उन्हें अनगिनत कणों में तोड़ती हुई जमीन पर गिर गई। एक भी मिश्र धातु का तीर इतना भी नहीं बचा था कि वह बुजुर्ग तक पहुंच सके। इस तरह के भयानक दृश्य ने लू परिवार के सभी लोगों को सदमे में डाल दिया। वे देवता जैसे, दानव जैसे चांदी के बालों वाले बुजुर्ग को घूर रहे थे, और तीरंदाजों ने आगे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। अगर लिन शेन यहाँ होते, तो वे पहली नज़र में ही पहचान जाते कि यह बुजुर्ग निश्चित रूप से उन आरोही में से एक है जिनके बारे में तियानशिन और वेई वुफू ने बात की थी। आरोही और उत्परिवर्ती पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। यह एक सच्चा गुणात्मक परिवर्तन है। स्टील, मिश्र धातु और क्रिस्टल बेस सभी बेस म्यूटेशन स्तर से संबंधित हैं, जबकि आरोही बेस म्यूटेशन से एक स्तर ऊपर है, एक महत्वपूर्ण छलांग। बेस म्यूटेशन केवल मानव शरीर का परिवर्तन है, जबकि आरोही एक वास्तविक पुनर्जन्म है, जैसे एक साधारण व्यक्ति दिन के समय आरोही के माध्यम से अमर शरीर प्राप्त करता है। बेशक आरोही देवता बनने के लिए दिन के दौरान सचमुच चढ़ते नहीं हैं, लेकिन उनके पास मजबूत शारीरिक बनावट और जीवित रहने की क्षमताएं होती हैं। आरोही की प्राथमिक क्षमता उड़ान है। ब्रह्मांडीय लड़ाइयों में उड़ने की क्षमता के बिना कोई भी लड़ाई में भाग लेने के योग्य नहीं होगा। यहाँ तक कि ग्रहों की बाधाओं से भी नहीं बचा जा सकता, उन्हें केवल इच्छानुसार वध के लिए छोड़ दिया जाता है। आरोही के शरीर और भी अधिक शक्तिशाली थे, जो स्पेस सूट या ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता के बिना अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहने में सक्षम थे। इसके अलावा आरोही का सबसे आवश्यक आधार, जिसे लाइफ बेस के रूप में जाना जाता है, को कुछ लोग स्पिरिट बेस या ब्लेड ऑफ द हॉर्ट के रूप में भी संदर्भित करते हैं। लाइफ बेस म्यूटेटर के शरीर के भीतर संघनित बेस म्यूटेशन तत्वों से बना था। आरोही स्तर पर अपग्रेड के दौरान एक लाइफ बेस भी अस्तित्व में आएगा। लाइफ बेस स्वतंत्र रूप से शरीर के साथ विलीन हो सकता है, और एक बार अलग होने के बाद यह स्वायत्त रूप से उड़ सकता है और दुश्मनों को मार सकता है। इसे दूर से भी इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है।
हालांकि यह एक चरम सीमा नहीं थी, लेकिन यह एक से बेहतर थी। यही वजह है कि कुछ लोग इसे पांचवां अंग भी कहते हैं। अंतरतारकीय युद्धों में लाइफ बेस सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उपकरण था। हवाई युद्धों में नज़दीकी लड़ाई के लिए शायद ही कभी अवसर होते थे, इसलिए ब्लेड ऑफ द हॉट जैसा लंबी दूरी का हथियार युद्ध में मुख्य शक्ति था। अभ्यास किए गए विकास कौशल, व्यक्ति की अंतर्निहित प्रतिभा और यहाँ तक कि अवशोषित किए गए बेस म्यूटेशन द्रव के प्रकार के आधार पर आरोही के दौरान विभिन्न प्रकार के जीवन आधार बन सकते हैं। आमतौर पर अधिकांश जीवन आधार हथियारों से मिलते जुलते थे, यही वजह है कि उन्हें ब्लेड ऑफ द हॉट कहा जाता था। म्यूटेटर्स के लिए आरोही अत्यधिक ताकत वाले सुपर शक्तिशाली प्राणी थे। याशेन बेस डार्क बर्ड बेस से बहुत बड़ा था, फिर भी यह अभी भी किनारे पर एक छोटी सी चौकी थी। लू परिवार में बहुत कम लोगों ने कभी आरोही स्तर की शक्तिशाली शक्ति देखी थी। बुजुर्ग को देखकर उन्हें लगा कि उनका सामना किसी महान देवता से हुआ है। एक आरोही स्तर विशेषज्ञ हमारे लू परिवार को सुशोभित करता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके पास हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है? लू मिंगचुआन ने स्पष्ट रूप से आरोही को पहचान लिया। उसे कुछ पूर्वाभास हुआ, फिर भी उसने चांदी के बालों वाले बुजुर्ग को संबोधित करते हुए अपना संयम बनाए रखा। मेरा उपनाम जेंग है, वानरा बेस से। चांदी के बालों वाला बुजुर्ग आंगन में अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। लाल जैद तलवार की कलाकृति उसके बगल में तैर रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस दुनिया से बाहर का हो। वानरा बेस का जेंग परिवार। लू मिंगचुआन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई क्योंकि उसने अनजाने में जेंग यान की ओर देखा। उसका उपनाम भी जेंग था। अगर लू मिंगचुआन यह अनुमान नहीं लगा पाता कि अब क्या हो रहा है, तो वह लू परिवार का मुखिया नहीं होता। सचमुच? जेंग बुयुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अहंकार के किसी भी प्रदर्शन के बिना उसके व्यवहार को अनदेखा करना असंभव था। जैसे ही शब्द निकले, तलवार की रोशनी की एक चमक चमक उठी और जेंग बुयुआन के बगल में लाल जैद तलवार की कलाकृति एक पल में गायब हो गई। जब तक हर कोई प्रतिक्रिया करता, तब तक जेंग यान की बेड़ियां पहले ही जमीन पर बिखर चुकी थीं और लाल तलवार की कलाकृति अकल्पनीय रूप से तेजी से जेंग बुयुआन की तरफ वापस आ गई थी। परिवार के मुखिया लू, मैंने पहले भी कहा है, आप मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। जेंग यान ने अपने अंगों को थोड़ा हिलाया, जेंग बुयुआन की तरफ चला गया और लू मिंगचुआन से ठंडे स्वर में बोला, हमारे लू परिवार को वानरा बेस के जेंग परिवार से कभी कोई शिकायत नहीं रही। इसका क्या मतलब है? लू मिंगचुआन ने फिर भी न तो चापलूसी की और न ही दबंगई के साथ बात की। परिवार के मुखिया लू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा भतीजा आपके लू परिवार में प्रशिक्षण ले रहा है और मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। जेंग बुयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक बार सीकॉर्न बेस से लू जियान र के साथ एक एलियन दुनिया में रोमांच का अनुभव किया था, इसलिए एक तरह से आप भी मेरे जूनियर हैं। जेंग बुयुआन को ये कहते हुए सुनकर लू मिंगचुआन, हालांकि अभी भी सतर्क था, जानता था कि जेंग बुयुआन उनके लू परिवार को और परेशान करने की संभावना नहीं है। लू जियान र एक आरोही थी जो लू परिवार से उभरी थी। हालांकि वह बहुत पहले ही चली गई थी, क्योंकि जेंग बुयुआन उसे जानता था, इसलिए इतनी सारी आंखों की निगरानी में उसके लू परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले ही रियलम किंग कल्टीवेशन डिवाइस के बारे में सीकॉर्न बेस को खबर भेज दी थी, इस विश्वास के साथ कि वहां से कोई जल्द ही आ जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं जेंग यान को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगा। लू मिंगचुआन असहाय था, ये जानते हुए कि जेंग बुयुआन का जल्दी आना इसलिए था क्योंकि वह जेंग यान को जानता था और उसे अंदाजा था कि उसके आने के बाद जेंग यान का क्या सामना होगा। वह यहाँ जल्दी से जल्दी आ गया था, निश्चित रूप से उन्हें जेंग यान को चोट पहुंचाने नहीं देना चाहता था। वानरा बेस यहाँ से सीकॉर्न बेस से बहुत दूर था। तथ्य यह है कि वह यहाँ पहले आया था, बहुत कुछ कहता है। तो मैं परिवार के मुखिया लू को धन्यवाद देता हूँ, जेंग बुयुआन ने कहा और फिर संकुचित आंखों से उसने कहा, एक और चीज़ है जिसके लिए मुझे परिवार के मुखिया लू की मदद चाहिए। लॉर्ड जेंग मजाक कर रहे थे। लू परिवार सिर्फ म्यूटेटर्स का घर है, हम आप जैसे किसी व्यक्ति की क्या मदद कर सकते हैं? लू मिंगचुआन ने बोलते हुए भौहें से कुढ़ी। परिवार के मुखिया लू बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। लू परिवार के साथ अपने संबंधों को देखते हुए मैं आपसे कोई परेशान करने वाली बात कैसे कह सकता हूँ? मैं बस लिन शेन का वर्तमान ठिकाना जानना चाहता हूँ। जेंग बुयुआन ने लू मिंगचुआन को गौर से देखते हुए कहा। अध्याय 92, भाग गए। मैं तुम पर जरा भी विश्वास नहीं करता, तुम धूर्त बुड़ेलोमणि हो। अगर तुम्हारा मेरे लू परिवार पर कोई इरादा नहीं था, तो तुम जेंग यान को मेरे लू परिवार में एक प्रवर्तक के रूप में गुप्त रूप से क्यों जाने देते? अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई है, तो तुम मुझे किसी गहरे संबंध के बारे में बता रहे हो, क्या बकवास है? यही लू मिंगचुआन सोच रहा था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कहा है वह सच है। तुम्हारे और हमारे लू परिवार के बीच संबंध को देखते हुए ये सही है कि हम इस तरह के तुच्छ मामले में मदद करें। दुर्भाग्य से लिन शेन हमारे लू परिवार का सदस्य नहीं है।
वह कहाँ गया है, हमें पता नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी पूछताछ करने के लिए संदेश भेजूंगा, और जैसे ही हमें उसका पता चलेगा मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा। तुम्हें ये कैसा लगा? ये तुम्हारा यशेन बेस है, लिनशेन का स्थान। क्या तुम्हें वास्तव में इसके बारे में पूछताछ करने की ज़रूरत है? झेंग गुयुआन स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था। लू मिंगचुआन ने आह भरते हुए नपुंसकता से कहा, हमारे लू परिवार के अलावा यशेन बेस पर जू परिवार भी है। लिनशेन का जू परिवार के साथ रिश्ता काफ़ी खास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। झेंग गुयुआन ने चुपके से भौहें सिकोड़ी। ये लू मिंगचुआन वास्तव में फिसलन भरा था, नॉन स्टिक पैन की तरह, जिससे उसके लिए पकड़ पाना असंभव हो गया था। वह वास्तव में लू परिवार के साथ कुछ नहीं कर सकता था। यदि एक आरोही के रूप में बिना किसी वैध कारण के उसने लू परिवार के युवा सदस्यों पर हमला किया, तो लू जियान एर अपने झेंग परिवार के युवा सदस्यों का नरसंहार करने की हिम्मत करेगा। अगर उसने वास्तव में लू मिंगचुआन को लिनशेन की खबर के बारे में पूछताछ करने दिया, तो उसे डर था कि लू मिंगचुआन किसी को खबर न दे दे। आखिरकार ये यशेन बेस था, वानरा बेस नहीं। बिना किसी आंख या हाथ के उसके पास बहुत अच्छे विकल्प नहीं थे। अगर झेंग ज्ञान की सुरक्षा और कुछ अन्य कारणों की चिंता न होती, तो वह पहले से अकेले नहीं आता। अगर वह और लोगों को साथ लेकर आता, तो यह इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। लिनशेन वास्तव में लू परिवार के साथ नहीं है। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस से बाहर आने के बाद वह और वेई वुफू एक साथ चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि वे अभी भी यशेन बेस में होने चाहिए। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा, झेंग यान ने कहा। उस समय उसने लिनशेन और वेई वुफू को जाते हुए देखा, और यह महसूस करते हुए कि झेंग गुयुआन शायद लू मिंगचुआन से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, उसने झेंग गुयुआन को बदनाम होने से बचाने के लिए स्वेच्छा से बात की। ठीक है, तुम इसे संभालो, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। लू परिवार के मुखिया के लिए एक कप चाय कोई समस्या नहीं होगी, है न? झेंग गुयुआन वास्तव में चाय के मूड में नहीं था। ये लू परिवार के लोगों के लिए एक चेतावनी थी कि वे कोई संदेश भेजने के बारे में न सोचें। झेंग यान मुड़ा और चला गया। वह कई वर्षों से यशेन बेस में था और स्वाभाविक रूप से उसके अपने तरीके थे। यशेन बेस में किसी को ढूंढना उसके लिए कठिन नहीं था। कृपया अंदर आ जाओ, लू मिंगचुआन ने बिना किसी बदलाव के झेंग गुयुआन को अंदर बुलाया। झेंग यान ने खुद को ज्यादा आंका और यशेन बेस को कम आंका। दरअसल जैसे ही झेंग गुयुआन बिना बताए लू परिवार के पास आया, ये परिवार को पहले ही खबर मिल गई थी। मिस मैडम, ये आपकी उपस्थिति का अनुरोध करती हैं, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। ये परिवार का बूढ़ा बटलर छोटे प्रशिक्षण क्षेत्र में आया और ये यूजेन से कहा, जो लिनशेन के साथ एक अस्पष्ट स्थिति में था। ये यूजेन थोड़ा चौंक गया। अगर यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता, तो बूढ़ा बटलर उसे बुलाने के लिए इस तरह के लहजे का इस्तेमाल नहीं करता। मैं देखूंगा कि यह क्या है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, यहाँ मेरा इंतज़ार करो, ये यूजेन ने लिनशेन से मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी वापसी का इंतज़ार करूंगा, लिनशेन ने सिर हिलाया। ये यूजेन बूढ़े बटलर के पीछे प्रशिक्षण क्षेत्र से बाहर चला गया, लापरवाही से पूछा, क्या बात है कि आप मेरे जाने की इतनी जल्दी में हैं? ऐसा नहीं है कि मशरूम जानवर बेस पर हमला कर रहे हैं, है न? नहीं, एक आरोही लू परिवार में विशेष रूप से झेंग यान के लिए आया है, जो उसका चाचा बताया जाता है। अभी वे यंग मास्टर लिन की तलाश कर रहे हैं। मैडम, ये ने आपसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा है, बूढ़े बटलर ने समझाया। क्या ऐसा है? झेंग यान के पास आरोही स्तर के बुजुर्ग हैं। ये यूजेन भी हैरान रह गई, और उसने मैडम ये को खोजने के लिए अपने कदम तेज कर दिए। दरवाजे के बाहर हो रही बातचीत लिनशेन को बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन वेई वुफू ने सब सुन लिया था। ये बुरा है, झेंग यान, बढ़ो, आरोही, हम मुसीबत में हैं, वेई वुफू ने लिनशेन से धीरे से कहा। लिनशेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और अनिश्चितता से पूछा, तुम्हारा मतलब उस बदमाश झेंग यान से है? उसके परिवार में एक आरोही स्तर का बुजुर्ग है, और अब वे हमें परेशान करने आए हैं? हाँ, वेई वुफू ने सिर हिलाया। लिनशेन दरवाजे की ओर चले गए और बाहर झांकने लगे। ये यूजेन बहुत दूर जा चुका था। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने वेई वुफू से कहा, वेई, चलो। कहाँ जाना है? वेई वुफू ने साथ चलते हुए पूछा। पहले ये परिवार को छोड़ो। नहीं, यशेन बेस को छोड़ो, लिनशेन ने चलते हुए बुदबुदाया। आरोही बहुत शक्तिशाली थे, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि यशेन बेस जैसी जगह पर न तो आरोही थे और न ही ऐसे प्राणी जो आरोही से मुकाबला कर सकें। अगर वह ये परिवार के साथ रहना जारी रखता है और झेंग यान और एस्केंडर्स दस्तक देते हैं, तो ये यूजेन और ये परिवार को मुश्किल स्थिति में डाल देगा। अगर वे लिनशेन को नहीं सौंपते हैं, तो इसका मतलब होगा कि एस्केंडर को अपमानित करना, संभवतः उनके पूरे कबीले पर विपत्ति लाना। अगर वे लिनशेन को सौंप देते हैं, तो ये यूजेन को मुश्किल में डाल देगा। लिनशेन ये यूजेन के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, और वह मानव स्वभाव का परीक्षण करने की कोई इच्छा नहीं रखता था, इसलिए उसके पास एकमात्र विकल्प छोड़ देना था।
इससे पहले कि एस्केंडर उसे ढूंढ ले, यशेन बेस को छोड़कर विशाल जंगल में गोता लगाने से उसे बचने की उम्मीद की एक किरण मिल सकती है। वे, अगर हम दोनों हताश होकर लड़ें, तो क्या हम एक एस्केंडर को मार सकते हैं? लिन शेन ने बेस के गेट की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में वेई वुफू से पूछा, जब वे दोनों यशेन बेस से जल्दी से निकल गए। हम मर चुके हैं, वेई वुफू की प्रतिक्रिया थी, जिसने लिन शेन की जंगली उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो चलो जल्दी करते हैं। लिन शेन ने लाल जेड शेर को बुलाया और वेई वुफू के साथ जंगल की पगडंडी पर सवार हो गए। लिन शेन को जानवरों की बाढ़ का डर था, लेकिन एक आरोही कहीं अधिक भयानक था। जैसे ही वे दोनों यशेन बेस से भाग गए, झेंग यान को खबर मिली और वह जितनी जल्दी हो सके लू परिवार के पास वापस चला गया, उनके जाने की खबर अपने साथ लेकर आया। भागो, वे कहाँ भाग सकते हैं? पृथ्वी के छोर पर मृत्यु ही एकमात्र बचने का रास्ता है। झेंग गुयुआन ने ठंडी सांस ली, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बाहर चला गया। अंकल, मुझे अपने साथ चलने दो, मैं अपने हाथों से लिन शेन का सिर काटना चाहता हूँ, झेंग यान ने दांत पीसते हुए कहा। उसे पूरी दुनिया के सामने अपमानित किया गया था और उसने इसका सारा दोष लिन शेन पर मढ़ा, उसे मारने का निश्चय किया। ठीक है, झेंग गुयुआन ने कहा। झेंग यान का हाथ पकड़कर आकाश में उड़ गया। ये परिवार के लिविंग रूम में मैडम ये सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, एक काली बिल्ली के कानों से खेल रही थी। माँ, क्या आप जानती हैं कि झेंग यान का आरोही बुजुर्ग कौन है? ये यूजिन ने चिंतित होकर प्रवेश करते हुए पूछा। वह तुम्हारे लिए यहाँ नहीं है, तो तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मैडम ये ने एक भ्रमित मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लग रहा था कि वह चिंतित नहीं थी। माँ, ये यूजिन मैडम ये के पीछे गया, उसके कंधों की मालिश करते हुए और प्यार से कहा, तुम उसकी मदद करोगी, है ना? वह कौन सा वह? मैडम ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, मुझे चिढ़ाना बंद करो, तुम जानती हो कौन? ये यूजिन ने मैडम ये को चंचलता से हिलाते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, मुझे हिलाना बंद करो, तुम मेरी गर्दन तोड़ने जा रही हो। मैडम ये हंसी। तो तुम हाँ कह रही हो? ये यूजिन का चेहरा उम्मीद से चमक उठा। अगर मैंने हाँ भी कहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह युवक शायद अब तक यशेन बेस छोड़ चुका होगा, मैडम ये ने टिप्पणी की। तुम्हारा क्या मतलब है? ये यूजिन, जितनी चतुर थी, सवाल पूछने पर तुरंत समझ गई और अविश्वसनीय रूप से मैडम ये को देखने लगी। मैं सोच रही थी कि बूढ़ा बटलर इस बार इतना सीधा क्यों था, मुझे कारण बता रहा था। पता चला कि उसने जानबूझकर लिन शेन को सुनने के लिए ऐसा किया था। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या झेंग यान का बड़ा सच में इतना दुर्जय है? लिन शेन को भगाने के लिए तुम्हें भी ऐसे उपाय करने पड़ते हैं? एक आरोही, चाहे वह दुर्जय हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने लिन शेन को भगाया नहीं, उसने खुद ही जाने का फैसला किया। क्या मुझे उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी? मैडम ये ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह वही है। लिन परिवार सभी एक जैसे हैं, हमेशा मुसीबत से भागते रहते हैं। उसके बड़े भाई ने भी यही किया और वह भी ऐसा ही करता है। ये बहुत क्रोधित करने वाला है, ये यूजिन ने कहा। इस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे दोषी ठहराया जाए। मैडम ये को दोष दें, उसने वास्तव में लिन शेन को भगाया नहीं था। ये लिन शेन ही था जिसने ये सुनकर कि एक आरोही उसे ढूंढ रहा है, बिना एक शब्द बोले भाग गया। अध्याय 93, नीला वृक्ष सागर। लिन शेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये यूजिन की पृष्ठभूमि वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। ये किसी की भी सामान्य अपेक्षा से परे था कि यशेन बेस के अंदर कोई व्यक्ति एक आरोही के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अगर उसे पता होता कि जब ये यूजिन ने दावा किया कि वह एक अमीर परिवार से है, तो इसमें अतिशयोक्ति का कोई संकेत भी नहीं था कि वह वास्तव में एक अति शक्तिशाली परिवार से आई है जो आरोही से निपटने में सक्षम है, तो वह किसी भी कीमत पर यह परिवार को नहीं छोड़ता, भले ही इसका मतलब उसके पैर तोड़ना ही क्यों न हो। इतने शक्तिशाली समर्थक पर भरोसा करने के बाद कौन बाहर भागते हुए अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा? यशेन बेस छोड़ने के बाद लिन शेन और वेई वुफू डार्कबर्ड बेस की ओर नहीं गए। वे जानते थे कि वे क्रिस्टल बेस माउंट के साथ भी आरोही से आगे नहीं निकल सकते। अब डार्कबर्ड बेस की ओर भागना पूरे लिन परिवार के लिए मुसीबत ही लाएगा, और यह झेंग परिवार के आरोही को डार्कबर्ड के रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। इसलिए शुरू से ही वे दोनों ब्लू ट्री सी की ओर भाग रहे थे। वेई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एसेंडर हमें पकड़ सकता है? वह ये नहीं सोचेगा कि हम घर वापस भाग गए हैं और हमें खोजने के लिए डार्कबर्ड बेस पर चले गए हैं, है ना? लिन शेन ने स्टील फॉरेस्ट के चारों ओर चिंता से देखते हुए कहा। चिंता मत करो, वह पकड़ सकता है, वेई वुफू ने दृढ़ निगाह से कहा। वह लिन शेन की तुलना में एसेंडर के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए अगर उसने कहा कि एसेंडर पकड़ सकता है तो लिन शेन को राहत मिली। वेई, इस बारे में क्या ख्याल है? हम वहां पहुंचते ही अलग हो जाएंगे। मैं ब्लू ट्री सी की ओर भागूंगा और उन्हें फुसला कर ले जाऊंगा। तुम डार्कबर्ड बेस वापस जाओ और मेरी बड़ी बहन से कहो कि वह पहले छिपने के लिए कोई जगह ढूंढे। लिन शेन ने थोड़ा सोचने के बाद सुझाव दिया।
कोई फायदा नहीं है, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। चाहे ये बेकार हो या नहीं, हमें कोशिश करनी होगी। मैं ये दांव नहीं लगा सकता कि मुझे मारने के बाद वह डार्कबर्ड बेस नहीं जाएगा, लिन शेन ने कहा। वेई वुफू ने लिन शेन को बहुत देर तक घूरा और फिर अपनी आंखों में एक उग्र भाव के साथ स्टील फॉरेस्ट की गहराई में देखा और कहा, चलो एक दांव लगाते हैं, शायद एक मौका मिल जाए। मौका कहाँ है? लिन शेन ने पूछा, ये देखते हुए कि वेई वुफू पहले की तुलना में बहुत अधिक धारा प्रवाह बोल रहा था। ब्लू ट्री सी, म्यूटेशन पॉइंट, प्राइमल एग्स में क्रिस्टल बेस। वेई वुफू ने अपने त्रिशूल को घुमाते हुए बिना किसी प्रयास के एक मशरूम बीस्ट को उड़ा दिया जो उन पर छलांग लगा रहा था। आगे मशरूम बीस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि वे सभी रेड कैप मशरूम बीस्ट थे, लेकिन उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। हर जगह 10 या 20 के समूह एक साथ घूम रहे थे। यदि आप क्रिस्टल बेस पर जल्दी जाना चाहते थे तो आपको मुझे बताना चाहिए था। हमारे पास एक म्यूटेंट सी डेमन गॉड है, आप इसे अपने आरोहण के लिए उपयोग कर सकते हैं, लिन शेन ने कहा, ये समझे बिना कि वेई वुफू का क्या मतलब था। कोई समय नहीं, प्राइमल एग्स, जल्दी करो, वेई वुफू ने कहा। उसका त्रिशूल व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा था जिससे मशरूम बीस्ट पास नहीं आ सके। लाल जेड शेर मशरूम के झुंडों को तोड़ते हुए भागता रहा। उनके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उन्हें जेंग परिवार के आरोही द्वारा खोजे जाने से पहले ब्लू ट्री सी तक पहुंचने की आवश्यकता थी। ब्लू ट्री सी अब इतना खतरनाक है कि हम शायद इसे तोड़ ना पाएं। अगर हम ऐसा कर भी लें तो भी यह निश्चित नहीं है कि हम प्राइमल एग्स को पालेंगे। और अगर आप उन्हें ढूंढ भी लेते हैं और अपने आरोहण में सफल हो जाते हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि एक नया आरोहित क्रिस्टल बेस एक आरोही को हरा सकता है? लिन शेन ने आह भरी और कहा, चलो मेरी योजना पर चलते हैं। मैं उन्हें दूर ले जाऊंगा और तुम मेरी बड़ी बहन को सूचित करने के लिए डार्कबर्ड बेस पर वापस जाओ। चलो कोशिश करते हैं। वेई वुफू ने उसे अनदेखा किया और लाल जेड शेर के साथ तालमेल बिठाते हुए ब्लू ट्री सी की ओर बढ़ना जारी रखा। हम अभी भी ब्लू ट्री सी के किनारे से बहुत दूर हैं और पहले से ही बहुत सारे मशरूम जानवर हैं। आपकी योजना की सफलता दर बहुत कम है, लिन शेन ने थोड़ा हताश होकर कहा। वेई वुफू ने बात करना बंद कर दिया और अपने त्रिशूल को लहराने पर ध्यान केंद्रित किया। मशरूम जानवरों को दूर भगाया जो उनकी ओर छलांग लगा रहे थे। इन स्टील लेवल मशरूम जानवरों ने उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया और इसलिए न तो लिन शेन और न ही वेई वुफू को अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का उपयोग करना पड़ा। लाल जेड शेर ने लाल टोपी वाले मशरूम जानवरों के काटने को अनदेखा किया, तेजी से भागते हुए और कूदते हुए, यहाँ तक कि जानवरों के शरीर पर कदम रखते हुए आगे बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने इसे देखा, स्टील फॉरेस्ट जो समुद्र की तरह दिखता था, शानदार और नीला, पौराणिक ब्लू ट्री सी। लाल जेड शेर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लू ट्री सी में हमला किया। ब्लू ट्री सी में प्रवेश करने के बाद लिन शेन और वेई वुफू ने देखा कि यहाँ वास्तव में बाहर की तुलना में कम मशरूम जानवर थे। अजीब बात है, क्या यह नहीं कहा गया था कि मशरूम जानवरों का स्रोत ब्लू ट्री सी था? यहाँ उनकी संख्या कम क्यों है? लिन शेन ने चारों ओर देखा। स्टील ब्लू पेड़ों के बीच किसी भी मशरूम जानवर को देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही लिन शेन हैरान हुआ, उसने अचानक एक विशाल नीले पेड़ के ऊपर एक काली आकृति देखी जो उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रही थी। अगर यह आकृति चिबी कद की नहीं होती तो लिन शेन और वेई वुफू इसे शंक्वाकार टोपी पहने एक काले कपड़े पहने तलवारबाज समझ सकते थे। मशरूम जानवरों के बीच एक अद्वितीय अस्तित्व के रूप में लिन शेन ने एक नज़र में ब्लैक कैप्ड मशरूम जानवर को पहचान लिया। कुछ ठीक नहीं है, वह आदमी ठीक नहीं लग रहा है। जैसे जैसे वे करीब आए, लिन शेन ने देखा कि पेड़ की चोटी पर खड़े ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट का शरीर पहले से अलग दिखाई दे रहा था। जहां पहले ये बिल्कुल काली धातु थी, अब ये चमकदार, पारदर्शी काला हो गया था, मानो काले क्रिस्टल से तराशा गया हो। ये वास्तव में क्रिस्टल बेस पर चढ़ गया है। लिन शेन को सिर दर्द होने लगा। मिश्र धातु स्तर पर एक ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट पहले से ही काफ़ी परेशानी भरा था, लेकिन अब जब ये क्रिस्टल बेस पर चढ़ गया था तो खतरा और भी बड़ा था। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि क्रिस्टल बेस स्तर के लाल जेड शेर के साथ वे कम से कम ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को सावधान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत आशावादी था। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट पेड़ की चोटी पर स्थिर रहा, उन्हें ठंडी निगाहों से घूरता रहा। लिन शेन उसके मुंह के कोने पर उपहास और मजाक भी देख सकता था। धमाका, जमीन हिल गई मानो भूकंप आ गया हो, और फिर उन्होंने देखा कि ब्लू कैप मशरूम जानवर जमीन से उठ रहे हैं और लिन शेन और बाकी लोगों को चारों तरफ से घेर रहे हैं। अरे, इतने सारे अलॉय लेवल ब्लू कैप मशरूम जानवर क्यों हैं? जब लिन शेन ने ब्लू ट्री सी में उनके चारों ओर उभरती हुई विशाल आकृतियों को देखा तो वह उनकी संख्या देखकर चौंक गया, जो शायद 100 से ज्यादा रही होगी। पिछली बार उसने केवल 2 ब्लू कैप मशरूम जानवरों का सामना किया था, लेकिन इस बार एक साथ 100 दिखाई दिए थे। ये जीव बहुत तेजी से प्रजनन कर रहे थे। बेस म्यूटेशन। वेई वुफू पहले से ही अपनी म्यूटेशन पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसका शरीर बैंगनी रंग के कवच से ढका हुआ था।
बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने भी अपनी म्यूटेशन पावर को सक्रिय कर दिया और उसका मिरर स्टील का कवच उसके शरीर की रक्षा के लिए कवच में बदल गया। उन दोनों को समझ में आ गया कि एक भयंकर लड़ाई अपरिहार्य थी। यदि वे जल्दी से बाहर निकलने में विफल रहे तो वे क्रिस्टल बेस माउंट के साथ भी ब्लू कैप मशरूम जानवरों के झुंड द्वारा फंस जाएंगे। लाल जेड शेर लगातार लड़ सकता था, लेकिन उनकी बेस म्यूटेशन पावर का अनिश्चित काल तक उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक बार जब उनकी ताकत बहुत कम हो गई और वे म्यूटेशन अवस्था को बनाए नहीं रख सके, तो वे धातु के कवच की सुरक्षा के बिना अत्यधिक कमजोर हो जाएंगे और जानवरों की भीड़ के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल बेस लेवल ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट अपनी खतरनाक निगाहों के साथ पास में ही दुबके हुए थे। उन्हें सिर्फ उस एक प्राणी से ही काफ़ी परेशानी हुई। मामले को बदतर बनाने के लिए उनका पीछा घातक आरोही कर रहे थे। ये वास्तव में एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसने जैसा मामला था। जैसे ही वे ब्लू कैप मशरूम बीस्ट के बीच से बाहर निकलने के लिए बेताब थे, अचानक आसमान में बिजली की एक लाल लकीर चमक उठी। लाल रोशनी की चमक ब्लू ट्री सी में फैल गई, जो लाल आफ्टर इमेज का एक निशान छोड़ गई। एक पल में सभी ब्लू कैप मशरूम बीस्ट हिलना बंद कर दिया, जैसे कि उन्हें एक पॉइंट सीलिंग से मारा गया हो। धमाका! अगले ही पल लिन शेन और वेई वुफू ने देखा कि सभी ब्लू कैप मशरूम बीस्ट के सिर एक साथ फट गए। जीव गरज के साथ गिरे, कोई भी नहीं बचा। जमीन कांप उठी, स्टील की शाखाएं खड़खड़ाने लगीं और धूल हवा में उड़ने लगी। दो आकृतियां हवा में उड़ती हुई आईं, मानो वे कोई दिव्य प्राणी हों। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि जेंग यान था, जिससे लिन शेन और वेई वुफू बहुत परिचित थे। अध्याय 94 निराशाजनक स्थिति। सदस्यता के लिए 5 और अध्याय। लाल बिजली एक लाल जैद तलवार में बदल गई, जो एक अन्य चांदी के बालों वाले बुजुर्ग के बगल में मंडरा रही थी, जिससे लिन शेन और वेई वुफू को यह स्पष्ट हो गया कि वह जेंग परिवार से आरोही था। भले ही वे लंबे समय से जानते थे कि आरोही भयानक थे, लेकिन अभी तक नहीं आए आरोही को एक ही तलवार से 100 से अधिक ब्लू कैप मशरूम जानवरों को मारते हुए देखकर लिन शेन की खोपड़ी में झुंझुनी होने लगी। एक पल के लिए लिन शेन को नहीं पता था कि इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। लाल जैद तलवार की गति उसके एंजल रिवॉल्वर से दागी गई गोलियों से भी तेज थी। सिर्फ गति ही किसी को निराश करने के लिए पर्याप्त थी। धमाका! आकाश में दो आकृतियां, जैसे कि एक गति बूस्टर को सक्रिय किया गया हो, तुरंत जमीन पर उतरी और भयानक ताकत ने चांदी के बालों वाले बुजुर्ग के पैरों के नीचे ग्रेनाइट से भी कठोर पत्थर की जमीन को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ दिया। आरोही बहुत भयानक हैं, लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। यदि प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टल बेस लेवल का था, यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल बेस भी, तो भी वह अपनी वर्तमान ताकत और ट्रम्प कार्ड के साथ एक मौका पा सकता था। लेकिन एक आरोही का सामना करते हुए लिन शेन को जीत की कोई संभावना नहीं दिखी। वेई वुफू लाल जैड शेर की पीठ से नीचे कूद गया, हाथ में एक त्रिशूल था, और जेंग बुयुआन को गौर से देखा। आप वेई वुफू कहलाते हैं, है ना? तियानचेंग के वेई परिवार से। जेंग बुयुआन ने वेई वुफू को आंकते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। कम बातें, कम बकवास, वेई वुफू ने लिन शेन के सामने खड़े होकर भावहीनता से कहा। तियानचेंग का वेई परिवार 100 साल से एक शहर की रखवाली कर रहा है। यह मानव जाति की सबसे मजबूत रीढ़ है। मैं इसकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकता। मैं वेई परिवार के किसी सदस्य को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जेंग बुयुआन ने कहा, उसकी नज़र लाल जैड शेर के ऊपर अभी भी लिन शेन पर जा टिकी। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ले लिया है जो मेरे भतीजे का होना चाहिए। मैं अपने भतीजे के लिए न्याय मांगने आया हूं, जो कि सही और उचित है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि आप चले जाएं। लिन शेन ने मन ही मन उपहास किया। उसके शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन यह वेई परिवार की प्रतिष्ठा के डर से ज्यादा कुछ नहीं था। वे वेई वुफू को मारना नहीं चाहते थे और मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं चाहते थे। अपनी आंखें फेरते हुए लिन शेन ने जेंग बुयुआन से कहा, जेंग यान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह मेरे दूसरे चाचा जेंग बुयुआन हैं, जो एक आरोही हैं। मुझे डर है कि आपने इस नाम के बारे में भी नहीं सुना होगा, जेंग यान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मृत्यु का आपका रास्ता आपकी अपनी पसंद का है और दूसरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो यह है कि आपने मेरे खिलाफ जाने का फैसला किया, आपने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। हालांकि लिन शेन ने जेंग यान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी जेंग बुयुआन को ठंडी हंसी के साथ देखते हुए, तुम मुझे खोजने आए हो, लेकिन शायद ये सिर्फ जेंग यान की ओर से बदला लेने के लिए नहीं है। क्या तुम मेरे पास मौजूद 2 म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल अंडों के पीछे हो, या तुम मेरे हाथ में यह एंजल रिवॉल्वर चाहते हो? दोनों। जेंग बुयुआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसके बगल में तैरती लाल जैद तलवार थोड़ी कांप उठी और अगले ही सेकंड में वह अचानक गायब हो गई। वे मुझ पर नहीं हैं। लिन शेन ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही जेंग बुयुआन बोला, उसने उसके स्वर में कुछ गड़बड़ महसूस की। लाल जैद तलवार के हिलने से पहले ही वह लाल जैद शेर की पीठ से उछलकर चिल्लाने लगा।
हम लाल जैद तलवार लिन शेन के सामने रुक गई। तलवार की नोक पहले से ही उसके माथे को छू रही थी और छूने से ही नोक मेरे कारपेस को छेद गई और कारपेस के अंदर से धीरे धीरे खून रिसने लगा। वेई वुफू का चेहरा बदल गया, उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं और उसके पास लाल जैद तलवार को रोकने का समय नहीं था। वेई, हिलना मत, लिन शेन ने वेई वुफू को पुकारा, जिसने अपना त्रिशूल उठाया था। लाल जैद तलवार को दूर भगाना चाहता था। लिन शेन ने अपने सामने लाल जैद तलवार को देखा। ब्लेड, जो रक्त जैद जैसा दिखता था, उस पर अजीब पैटर्न थे। वे पैटर्न ब्लेड की सतह पर नहीं उकेरे गए थे, बल्कि तलवार के अंदर ही लग रहे थे, जो एक अजीब रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे कि एक क्रूर ड्रैगन या जहरीला सांप, और वे जीवित भी लग रहे थे, लगातार बदल रहे थे और बदल रहे थे। लिन शेन को पता था कि यह जीवन आधार की आत्मा थी। आत्मा जितनी मजबूत होगी, जीवन आधार उतना ही मजबूत होगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति लाल जैद तलवार जैसी चमत्कारी वस्तु को देख रहा होता, तो शायद अब तक उसकी हिम्मत टूट चुकी होती। लिन शेन महसूस कर सकता था कि फेजी अपने बैकपैक में बिल्कुल भी नहीं हिला था, शायद आरोही के आतंक को महसूस कर रहा था और खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल अंडे मेरे पास नहीं हैं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम उन्हें कभी नहीं पा सकोगे। लिन शेन ने धीरे से अपना बैकपैक उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया, फिर अपनी जेबें खाली कर दी ताकि जेंग बुयुआन देख सके कि उसके पास म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के अंडे नहीं हैं। जब लिन शेन ने ये परिवार छोड़ा, तो वह म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के अंडे अपने साथ नहीं ले गया। सबसे पहले, चूंकि वे अभी तक नहीं फूटे थे, इसलिए वे उसके लिए बेकार थे। दूसरे, उसने सोचा कि अगर वह मर भी गया, तो वह नहीं चाहेगा कि जेंग परिवार को उनसे कोई लाभ मिले। उन्हें ये यूजेन के लिए छोड़ देना, उसे मारने वाले लोगों को उन्हें छीनने देने से बेहतर था। तुम एक होशियार आदमी हो, मुझे बताओ, वह कहाँ है? तुम्हारे 2 जीवन के बदले में 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल अंडे, जेंग बुयुआन ने उदासीनता से कहा। मुझे तुम पर क्या विश्वास है? लिन शेन ने जवाब दिया। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। जेंग बुयुआन की निगाहें तेज हो गईं और लाल जैद तलवार फिर से कांप उठी। तलवार की नोक थोड़ी और गहरी चुभ गई और तुरंत खून बहने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वे कहाँ हैं, लिन शेन ने तुरंत जोर से कहा। बोलो। जेंग बुयुआन की आंखें दृढ़ थीं, मानो थोड़ी सी भी असहमति लाल जैद तलवार को लिन शेन के सिर में छेदने का कारण बनेगी। वह इतनी जल्दी क्यों आया था? इसका एक कारण जेंग यान को बचाना था, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कारण उन 2 म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल अंडों के लिए था। अन्यथा वह लिन शेन को खोजने के लिए इतनी जल्दी में नहीं होता। उसके स्तर पर एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा खोजना मुश्किल नहीं था, लेकिन उत्परिवर्तित जुड़वां अंडों की एक जोड़ी को ढूंढना जो उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता हो, कोई आसान काम नहीं था। अगर यह सिर्फ लाल जैद शेर के लिए होता, तो वह जेंग यान की मदद करने के लिए जल्दी नहीं करता। उसे इसके बजाय रियलम किंग कल्टीवेशन डिवाइस के पास जाना चाहिए था, जहां लाभ लाल जैद शेर से कहीं ज्यादा थे। लिन शेन ने इस तथ्य को समझ लिया था, यही वजह है कि उसने ऐसा कहा था, और उन शब्दों ने पल भर के लिए उसकी जान बचाई थी। क्या तुम उस चीज को थोड़ा दूर कर सकते हो? लिन शेन ने अपने माथे पर लाल जैद तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सब एक जैसा है, जहां भी हो, मैं 1000 मील दूर से एक पल में तुम्हारी जान ले सकता हूं। जेंग बुयुआन का मतलब था कि लिन शेन को कोई चाल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसकी तलवार उसकी जान तुरंत ले सकती है, चाहे वह कहीं भी हो। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने सामान कहाँ छिपाया है। तुम थोड़े ज्यादा पागल हो रहे हो, लिन शेन ने कहा। उसके माथे में चीज फंसी हुई थी। वह अपना सिर हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, केवल अपने शरीर को सावधानी से हिला रहा था। जेंग बुयुआन ने उसकी हरकत देखी और ठंडी सांस ली। लाल जैद तलवार तुरंत उसके बगल में चली गई, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गई हो। लिन शेन ने राहत की सांस ली, अपने माथे से खून पोंछा, अपनी गर्दन हिलाई और जेंग बुयुआन के कहने का इंतजार किए बिना इधर उधर देखने लगा, जैसे कि वह किसी जगह को पहचान रहा हो। वेई वुफू जानता था कि लिन शेन समय में देरी कर रहा है, लेकिन वह इसका मतलब नहीं समझ पाया। उनके पास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, और लिन शेन लंबे समय तक देरी नहीं कर सकता था। अंतिम परिणाम वही होगा। अगर वह जिद करके बात करने से इनकार करता, तो म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के अंडों के लिए जेंग बुयुआन शायद उसे न मार पाए। लेकिन जेंग बुयुआन को यह पता चलने देना कि लिन शेन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे क्रोधित कर सकता है और उसे और अधिक बेरहमी से मारने का फैसला करने पर मजबूर कर सकता है। आखिरकार एस्कैंडर्स के लिए म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल के अंडे जरूरी नहीं थे। वह शायद उन्हें अपने परिवार की भावी पीढ़ियों के लिए चाहता था। उन्हें लाभ के रूप में इस्तेमाल करना प्रभावी नहीं हो सकता था। लिन शेन समय में देरी कर रहा था, लेकिन वह बचाव का इंतजार नहीं कर रहा था। वह ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट का इंतजार कर रहा था। जेंग बुयुआन ने ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट के बहुत से साथियों को मार डाला था, जो जानवर के प्रतिशोधी स्वभाव को जानते हुए शायद इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसने इसे झड़प शुरू होने के बाद से नहीं देखा था, और वह नहीं जानता था कि यह बाहर आने की हिम्मत करेगा या नहीं।
हालांकि संभावना कम थी, लेकिन यह न होने से बेहतर था। लिन शेन बचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। वहां लिन शेन ने कुछ देखा, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठीं, और फिर उसने बेतरतीब ढंग से उस दिशा में इशारा किया और जेंग गुयुआन से कहा। अध्याय 95 अंडरहैंड मूव्स एलायंस हाई रॉकी PICAC के लिए अतिरिक्त अध्याय। जेंग गुयुआन और जेंग यान दोनों ने लिन शेन द्वारा बताई गई दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वास्तव में ये वह दिशा थी जहां से वे आए थे, और जब वे वहां पहुंचे थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा था। बेशक वे कुछ भी नहीं देख पाए, क्योंकि वहां शुरू में कुछ भी नहीं था, कम से कम तब नहीं जब उन्होंने उस तरफ देखा। तब तक सब कुछ पहले ही गायब हो चुका था। जब लिन शेन ने कुछ क्षण पहले उस क्षेत्र को देखा था तो वहां कुछ था। उसने एक काले टोपी वाले मशरूम जानवर को एक बड़े पेड़ के पीछे चुपके से खड़े देखा था, जो अपने उदास चेहरे का केवल आधा हिस्सा दिखा रहा था और अपने पंजे को एक निश्चित दिशा में इंगित कर रहा था। अगले सेकंड में काले टोपी वाले मशरूम जानवर बिना किसी निशान के गायब हो गए, यहां तक कि एक आवाज भी नहीं। उस समय जेंग गुयुआन और जेंग यान दोनों लिन शेन को घूर रहे थे और अपने पीछे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के लिए ऐसी कोई आवाज न निकालना जिसे जेंग गुयुआन भी सुन सके, एक आरोही क्रिस्टल आधारित प्राणी के लिए इसकी क्षमताएं वास्तव में औसत नहीं थीं। लिन शेन जानता था कि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट सौम्य नहीं था। ये जेंग गुयुआन से डरता था और खुद पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए वह चाहता था कि लिन शेन जेंग गुयुआन को एक निश्चित स्थान पर फुसलाए। वह स्थान ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट द्वारा बिछाया गया जाल रहा होगा, और अगर लिन शेन वहां गया तो वह जेंग गुयुआन से भी बदतर स्थिति में पहुंच सकता था। हालांकि इस समय लिन शेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह गया तो बचने की संभावना अभी भी कम हो सकती है, अगर वह नहीं गया तो यह वास्तव में एक निश्चित मौत होगी। लिन शेन, यह मत सोचो कि तुम किसी दिशा में बेतरतीब ढंग से इशारा करके बच सकते हो। आगे बढ़ो। अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हें मौत की कामना करते हुए छोड़ दूंगा, लेकिन तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। जेंग यान ने लिन शेन के प्रति अपनी घृणा और नफरत को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। क्या वह फैसले लेता है या तुम? अगर वह करता है तो मेरे लिए ये सब एक ही बात है, बस मुझे अभी मार दो। लिन शेन ने जेंग यान की अनदेखी की, जेंग गुयुआन से बात करने के लिए मुड़ा। जेंग गुयुआन ने लिन शेन से आंखें मिलाईं और ये देखकर कि लिन शेन अडिग था, मानो मौत के लिए दृढ़ संकल्पित हो, उदासीनता से कहा, तुम मेरे साथ लेन देन करो। स्वाभाविक रूप से मैं फैसले लेता हूँ। ठीक है, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारा वचन 9 तिपाई जितना अच्छा है, मुझे तुम पर विश्वास है। लिन शेन ने कहा, फिर अपनी चीजें समेटना शुरू कर दिया। हिलना मत। जेंग यान ने उसे रोका और खुद लिन शेन की चीजें ले लीं। अरे, मैं तो तुम्हें एक सख्त आदमी समझता था, लेकिन अब तुम एक मूर्ख निकले। जेंग यान ने लिन शेन की चीजों को खंगाला। एंजल रिवॉल्वर और उसके रेड जेड लान पालतू जानवर को छोड़कर जो कुछ मूल्यवान थे, बाकी सब बेकार था। जहां तक लोहे के सींग वाले घोड़े जैसे पालतू जानवरों की बात है, जेंग यान ने उन्हें जमीन पर फेंक दिया, उन्हें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। बैग और उसके अंदर फैटी को भी जेंग यान ने जमीन पर फेंक दिया और उसे लात भी मारी और गाली दी। एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं, केवल कचरा ही ऐसे बेकार पालतू जानवरों को रख सकता है। लिन शेन चुप रहा और जेंग यान द्वारा जमीन पर फेंके गए पेट कैप्सूल को उठाने के लिए नीचे झुका और उसे अयोग्य समझा। क्रैक! जेंग यान ने नीचे कदम रखा और लिन शेन द्वारा उठाए जाने वाले पेट कैप्सूल को टुकड़ों में तोड़ दिया। वेई वुफू एक त्रिशूल पकड़े हुए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन लिन शेन, जो नीचे झुका हुआ था, ने ऊपर देखा और वेई वुफू को रोक दिया और शांति से कहा, किसी की छत के नीचे किसी को अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। बूढ़े वेई, अभी इसे सहन करो, चलो जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। तुम वास्तव में जानते हो कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है। मैं तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करने लगा हूं, जेंग यान ने मजाक करते हुए कहा। लिन शेन को जमीन से कचरा उठाते हुए देखकर जेंग यान को बहुत खुशी हुई। तुम जीना चाहते हो, यह असंभव है, बस इसे सहन करो, अंत में तुम्हारा जीवन अभी भी मेरा होगा। जेंग यान को लिन शेन के हाव भाव में पछतावा, अनिच्छा, निराशा और हताशा पहले से ही दिख रही थी, जब वह उसे मौत के घाट उतार देगा। लिन शेन को बचने के एक छोटे से मौके के बदले अपमान सहते देखना, केवल उस उम्मीद को अपने ही पैर से बुझाना, जेंग यान को संतुष्ट कर सकता था और उसके दिल में नफरत को बुझा सकता था। जेंग यान ने चाहे जो भी सोचा हो, लिन शेन ने अपनी चीजें इकट्ठा करने के बाद रास्ता दिखाया, जिस दिशा से वे आए थे उसी दिशा में वापस चले गए। हालांकि जेंग गुयुआन और जेंग यान को अभी भी संदेह था, लेकिन उन्हें यह उचित लगा क्योंकि सामान लिन शेन के पास नहीं था। स्वाभाविक रूप से एकमात्र संभावना ये थी कि वे भागने के रास्ते में छिपे हुए थे। अगर लिन शेन ब्लू ट्री सी में या किसी दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाता तो जेंग गुयुआन को बिल्कुल भी संकोच नहीं होता और वह तुरंत लिन शेन की एक भुजा काट देता।
लिन शेन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट क्या करने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसने जो जाल बिछाया था वह एस्केंडर के खिलाफ कारगर होगा या नहीं। अगर नहीं तो लिन शेन बर्बाद हो जाएगा। अगर यह काम करता है और एस्केंडर भी इसका सामना नहीं कर सकता तो क्या वह और वेई वुफू इसे सहन कर पाएंगे? परिणाम शायद अच्छे भी नहीं होंगे। लिन शेन वेई वुफू को पहले जाने देना चाहता था। उसे लगता था कि झेंग बुयुआन त्यानचेंग के वेई परिवार के डर से उसे नहीं रोकेगा, लेकिन लिन शेन जानता था कि वेई वुफू ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पहले चला जाए। अगर लिन शेन उसे जबरदस्ती दूर भेज देता तो इससे झेंग बुयुआन और उसके समूह के संदेह और बढ़ जाते। यह एक मुश्किल स्थिति थी और लिन शेन एक बार में एक कदम ही उठा सकता था। और कितना आगे जाना है? अपने पैरों को खींचना बंद करो। तुम जितनी देर करोगे मैं तुम्हें एक दिन और जीने दूंगा। जब तुम्हारी खाल उतारने का समय आएगा, झेंग यान ने लिन शेन से जल्दी करने का आग्रह किया। मुझे सवारी करने के लिए लाल जेड शेर दे दो और स्वाभाविक रूप से मैं तेजी से जा सकता हूँ, लिन शेन ने शांति से कहा। जैसे ही झेंग यान कुछ कहने वाला था उसने अचानक महसूस किया कि जमीन हिल रही है और आसपास के पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे। जिस जगह वे खड़े थे वहां 10 मीटर से ज्यादा व्यास की जमीन अचानक ऊपर उठ गई और नीचे से एक बहुत बड़ा बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर निकला। झेंग बुयुआन ने झेंग यान को पकड़ लिया और एक पल में वे हवा में उड़ गए, जबकि लिन शेन और वेई वुफू इतने भाग्यशाली नहीं थे। जैसे ही विशाल बैंगनी क्रिस्टल मशरूम बाहर निकला, दोनों उछलकर नीचे गिर गए। जैसे ही पहाड़ जैसा बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर जमीन से निकला और झेंग बुयुआन और झेंग यान को हवा में निगलने के लिए अपना मुंह खोला, लिन शेन के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। इतने बड़े क्रिस्टल आधारित प्राणी में अविश्वसनीय ताकत होनी चाहिए। शायद यह एक आरोही से मुकाबला कर सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए, जिसका मतलब है कि उनके लिए भागने का मौका हो सकता है। धमाका! लिन शेन की उम्मीद एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई जब झेंग बुयुआन की जैद तलवार चमकी और बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर के सिर को छेदती हुई गुजरी। बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर के सिर और टोपी को एक साथ फटते हुए देखकर लिन शेन का मूड खराब हो गया। एक आरोही की शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत थी, जो किसी भी बेस वेरिएंट प्राणी के लिए बहुत ज्यादा थी। ब्लैक कैप्ड मशरूम जानवर के डिज़ाइन बिल्कुल बेकार थे। ये सिर्फ एक बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर नहीं था, भले ही 10 या 100 और होते। झेंग बुयुआन अपनी तलवार के एक ही वार से उन सभी को आसानी से मार सकता था। पूर्ण शक्ति के सामने सभी साजिशें और धोखे एक मजाक की तरह लगते थे। क्या ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की योजना में बस इतना ही है? लिन शेन ने देखा कि पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा। धूल का एक बादल और टूटी हुई धातु की शाखाएं उड़ी। उसका दिल संदेह से भर गया। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के क्रूर और चालाक स्वभाव को देखते हुए लिन शेन को उम्मीद थी कि यह कई पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट पैदा करेगा। तथ्य यह है कि केवल एक ही दिखाई दिया, जैसे कि जानबूझकर एक थाली में परोसा गया हो, जिससे उसे संदेह हुआ। क्या कोई और चाल हो सकती है? लिन शेन के विचार दौड़ पड़े। झेंग बुयुआन को यकीन हो गया कि पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट मर चुका है। उसके बाद ही वह झेंग यान के साथ नीचे उतरा। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट जैसे विश्वासघाती और चालाक प्राणी के अस्तित्व से अनजान, उसने बस सोचा कि यह क्रिस्टल आधारित प्राणी द्वारा किया गया घात है और चिंतित नहीं था। झेंग यान थोड़ा उत्साहित भी था। पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट स्पष्ट रूप से एक उत्परिवर्ती था और अगर यह उत्परिवर्ती अंडा ले जा रहा होता तो यह एक बहुत बढ़िया प्रत्याशित घटना होती। जब लिन शेन ने झेंग यान को पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट की लाश के पास जाते हुए देखा, ये देखने के लिए कि क्या टूटी हुई टोपी के भीतर कोई बेस म्यूटेशन अंडे हैं, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या ये जहर हो सकता है? नहीं, जहर नहीं, ये कुछ और उन्नत होना चाहिए, अन्यथा ये झेंग बुयुआन को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लिन शेन ने कुछ अनुमान लगाया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे अचानक लगा जैसे उसके सामने का दृश्य स्वप्न जैसा हो गया हो, जैसे वास्तविकता किसी कॉमिक बुक में बदल गई हो। उसकी आंखों के सामने छोटे छोटे स्प्राइट घूम रहे हों। अध्याय 96, भयानक भ्रम। लिन शेन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने की दुनिया एक अमूर्त चित्रकार की विचित्र रचना बन गई है, जो अवर्णनीय, अजीब और अनियमित घटनाओं से भरी हुई है। पेड़ जीवित हो गए थे, राक्षसों में बदल गए जो खुद को जमीन से उखाड़ फेंकते हैं। उन्होंने लिन शेन पर हमला नहीं किया, बल्कि वे हिलने डुलने लगे और नाचने लगे जैसे वे ड्राइविंग टेस्ट में पैंतरेबाजी कर रहे हों, जिसकी मुख्य विशेषता बेतुकापन थी। आसमान में सफ़ेद बादल दूध की तरह टपक रहे थे। करीब से देखने पर यह बिल्कुल भी दूध नहीं था, बल्कि एक बाथटब से बुलबुले थे, जिसमें एक खूबसूरत महिला आसमान में बबल बात ले रही थी। वे बुलबुले वास्तव में आपकी बहन की जगह पर हैं। लिन शेन का मन असाधारण रूप से उत्साहित था क्योंकि उसने बाथटब से जुड़ी एक रस्सी को आसमान तक फैला हुआ देखा। लिन शेन रस्सी की ओर दौड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। सुंदर, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने आ रहा हूँ। इस बीच वेई वुफू जमीन पर लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर जोर जोर से हिल रहे थे। पहले ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा था,
फिर बटरफ्लाई, उसके बाद बैकस्ट्रोक। इस दौरान वह खुद से बुदबुदा रहा था, तैरना आराम से, हर कोई कर सकता है, डरो मत। लिन शेन और वेई वुफू के असामान्य व्यवहार को देखकर उसकी पहली प्रतिक्रिया झेंग यान को कॉलर से पकड़ना और सीधे आसमान में उड़ जाना था, एक पल में ऊंचाई पर पहुंच जाना। लिन शेन की ऐसी हालत में किसी को भी शक नहीं होगा कि लिन शेन ने ही उसे जाल में फंसाया है। बेशक इस समय झेंग युआन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह एक जाल था। उसे लगा कि पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट का दिखना महज एक संयोग था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि इतना भयावह ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, इसलिए उसे तुरंत लिन शेन को मारने की इच्छा नहीं हुई। झेंग युआन को लगा कि उसका दिमाग कुछ हद तक भटक गया है, उसके सामने का नज़ारा धुंधला लग रहा था। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसे अचानक लगा कि झेंग यान, जिसे उसने पकड़ रखा था, कुछ विचलित लग रहा था। नीचे देखते हुए उसने देखा कि झेंग यान उसके पैरों को गले लगा रहा था और अपनी जीभ से उन्हें बेतहाशा चाट रहा था। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, चाटते हुए वह कह रहा था, स्वादिष्ट, सच में स्वादिष्ट। झेंग युआन ने अपने दांत पीस लिए, झेंग यान को नीचे फेंक दिया और जंगल में लिन शेन की तलाश करने के लिए अपना सिर घुमाया। किसी भी समस्या को रोकने के लिए पहले उसे मारने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपने सामने जो देखा वह अब जंगल नहीं था, बल्कि एक विशाल स्पिरिट बेस सागर था। विभिन्न स्पिरिट बेस एक महासागर की तरह एक साथ ढेर हो गए थे, प्रत्येक चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर स्पिरिट पैटर्न बह रहे हैं। स्पिरिट बेस, इतने सारे स्पिरिट बेस, एक भ्रम नहीं, स्पिरिट बेस सभी मेरे हैं। झेंग युआन में पहले तो अभी भी कुछ इच्छाशक्ति थी, वह दूर भागना चाहता था, यहाँ तक कि अपनी तलवार से खुद को काटकर स्पष्ट रहने की कोशिश करता था, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि वह धीरे धीरे पराजित हो गया था। अगर स्टील लेवल पॉइजन मशरूम बीस्ट वेई वुफू में मतिभ्रम पैदा कर सकता है, तो इस उत्परिवर्तित पर्पल क्रिस्टल मशरूम बीस्ट की मतिभ्रम पैदा करने की क्षमता स्पष्ट रूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, इस हद तक कि आरोही भी इससे बच नहीं सकते थे। किसी के नियंत्रण में न होने के कारण झेंग युआन की लाल जैद तलवार टेढ़ी होकर जंगल की मिट्टी में फंस गई। झेंग युआन के मुंह से एक मुस्कान निकली, लार टपक रही थी। उसने अपना बैग और सामान नीचे गिरा दिया, एक बेवकूफ की तरह नीचे गिर गया, पेड़ों से शाखाओं को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मेरा, सब मेरा, मैं सबसे मजबूत आरोही बनूंगा। सभी पागलपन में डूब गए और इस समय जंगल में दूर से एक काली आकृति दिखाई दी, एक हत्यारे की तरह, एक शंकु टोपी पहने हुए। उन कुछ लोगों को ठंडे दिमाग से देख रहा था जो भ्रम में फंसे हुए थे। लिन शेन और अन्य लोगों के पास जाने के बजाय ये बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर के शव के पास गया, ऊपर उछला और एक सुंदर स्पिन किक लगाई, जिससे बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर की क्षतिग्रस्त टोपी फट गई। अनगिनत बैंगनी धूल के कण, जिन्हें नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, बाहर निकले, धुएं और धुंध की तरह पास के एक बड़े क्षेत्र को घेरने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। लिन शेन और बैंगनी धुंध में लिपटे अन्य लोगों को देखते हुए ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने अपने मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान प्रकट की। अगले ही पल ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट अचानक झेंग युआन के सामने कूद पड़ा, रेशमी चिकने कॉम्बो की बौछार शुरू कर दी। उसके आगे के पंजे और पिछले पंजे झेंग युआन पर एक तूफान की तरह बरसने लगे, उसे एक बुरी तरह से पस्त भारी बैग की तरह बार बार पीछे धकेल रहे थे। फिर भी उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान बनी रही और वह कहता रहा, वे सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। धमाका! आखिरकार झेंग युआन का शरीर एक बड़े पेड़ से टकराया, जिससे स्टील की मोटी टहनी टूट गई, उसके कपड़े फटकर चिथड़ों की तरह लटक गए। उजागर त्वचा और मांसपेशियां नीले और बैंगनी रंग की चोटिल सरनी थीं, जो काफी भयानक लग रही थीं। फिर भी ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट उसे कुछ अनिश्चितता के साथ आंक रहा था। कारपेस गार्ड की सुरक्षा के बिना क्रिस्टल बेस लेवल ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे केवल चोटिल कर सकता था, घातक घाव नहीं पहुंचा सकता था। ऐसा शारीरिक लचीलापन वास्तव में भयानक था। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की आंखें घूम गईं, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, और वह दूसरी जगह की ओर भागने के लिए मुड़ा। लिन शेन मुट्ठी भर मोटे एक पौधे को गले लगा रहा था, चढ़ता जा रहा था, मानो स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह वहां नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक लिन शेन चौंक गया, उसके सामने का विचित्र दृश्य और भी बेतुका हो गया। पूरी दुनिया आकार से बाहर होने लगी। इसके बाद उसकी दृष्टि में विकृति धीरे धीरे ठीक हो गई और लिन शेन धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को विकास सिद्धांत के अनुसार प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकता था। अब जाकर लिन शेन को एहसास हुआ कि वह एक भ्रम से प्रभावित था, लेकिन विकास सिद्धांत ने उसे बचा लिया था, उसे भ्रम से बाहर निकाल लिया था। ये केवल एक साधारण निष्कर्षण नहीं था, विकास सिद्धांत उसके शरीर को बढ़ा रहा था और उत्परिवर्तित कर रहा था, जिससे उसे भ्रम के मूल कारण के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध मिल रहा था। यह एक सतत प्रक्रिया थी। लिन शेन की विकृतियों की दुनिया पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थी और विकास सिद्धांत ने काम करना बंद नहीं किया था। ये दर्शाता है कि उसका संवर्धन और उत्परिवर्तन समाप्त नहीं हुआ था।
थोड़ी देर बाद लिन शेन को लगा कि उसके सामने की उलझी हुई दुनिया लगभग सामान्य हो गई है। कम से कम अब वह साफ साफ देख सकता था कि उसके सामने क्या है। उससे कुछ ही दूरी पर वेई वुफू लगातार मुद्राएं बदल रहा था, जैसे कि तैर रहा हो, और दूसरी जगह झेंग यान एक शाखा को गले लगा रहा था, उसे चाट रहा था और विकृत मुस्कान के साथ चूम रहा था। भगवान ही जानता था कि वह अपने भ्रम में क्या कर रहा था। झेंग बुयुआन भी पागल लग रहा था, पास की स्टील की घास और शाखाओं को तोड़ रहा था, अपने आप में कुछ बुदबुदा रहा था। ऐसी दुर्जय मतिभ्रम शक्ति, क्या आरोही भी बिना किसी चोट के बच नहीं सकते? लिन शेन अपने दिल में हैरान और खुश दोनों था। वह बैंगनी क्रिस्टल मशरूम जानवर की क्षमता से हैरान था, लेकिन खुश था कि विकास सिद्धांत उसे इसका सामना करने की अनुमति दे सकता है, एक ऐसी शक्ति जिसका विरोध आरोही भी नहीं कर सकते। अचानक लिन शेन ने कुछ शोर सुना, जैसे कि स्टील के जंगल में कुछ घसीटा जा रहा हो, और उसने अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए जल्दी से फिर से पौधे को गले लगा लिया। प्रदर्शन में खामोशी के दौरान लिन शेन ने चुपके से झांका और देखा कि ब्लैक कैप मशरूम जानवर एक लाल जैद तलवार को घसीट रहा है। ये लाल जैद तलवार केवल 3 से 4 फीट लंबी और 3 अंगुल जितनी चौड़ी थी, जो एक साधारण इंसान के लिए काफ़ी बड़ी मानी जाती थी, लेकिन एक क्रिस्टल आधारित प्राणी के लिए इतनी बड़ी तलवार कितनी भारी हो सकती है? ये स्पष्ट था कि तलवार वास्तव में भारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल बेस लेवल ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट इसे खींच रहा था। लिन शेन ने तुरंत लाल जैद तलवार को झेंग बुयुआन के ब्लेड ऑफ द हॉट के रूप में पहचान लिया। उसका दिल धड़क उठा। चाहे वह लाइफ बेस हो, स्पिरिट बेस हो या ब्लेड ऑफ द हॉट हो, संक्षेप में वे सभी एक ही चीज थे, एक उपकरण जिसे आरोही द्वारा संघनित किया गया था। जब तक एक आरोही जीवित रहता, जीवन आधार उनके साथ एक था, लेकिन अगर एक आरोही मर जाता तो जीवन आधार दूसरों के उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता था, जिस बिंदु पर इसे स्पिरिट बेस के रूप में जाना जाता था। चूंकि ब्लेड ऑफ द हॉट में स्वाभाविक रूप से आत्मा थी, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता था, आरोही के साथ नष्ट नहीं हो सकता था। आरोही की लड़ाई में अपने स्वयं के उपयोग के लिए अन्य प्राणियों के ब्लेड ऑफ द हॉट को लूटना बहुत आम था। आखिरकार प्रत्येक आरोही केवल एक ब्लेड ऑफ द हॉट को संघनित कर सकता था, बाकी को जब्त करना पड़ता था। अध्याय 97, ब्लेड ऑफ द हॉट। मुझे आश्चर्य है कि क्या म्यूटेटर ब्लेड ऑफ द हॉट का उपयोग कर सकते हैं। मैं तियानशिन से इस बारे में पूछना भूल गया। लिन शेन ने अपनी उन्मत्त अभिनय जारी रखा, गुप्त रूप से ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की हर हरकत पर नजर रखी। ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट लाल जैद तलवार को घसीटते हुए झेंग बुयुआन के सामने चला गया। दो पंजे एक साथ तलवार की मूठ पर जकड़े हुए थे, और एक भयंकर प्रयास के साथ लाल जैद तलवार को उठाया और बेरहमी से झेंग बुयुआन के दिल की ओर वार किया। झेंग बुयुआन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके अपने ही ब्लेड ऑफ द हॉट से उसके दिल में वार किया जाएगा। अगर झेंग बुयुआन शांत होता तो ब्लैक कैप मशरूम बीस्ट की हरकतें निस्संदेह एक आत्मघाती कदम होतीं। झेंग बुयुआन के एक विचार से ब्लेड ऑफ द हॉट विघटित हो सकता था और उसके शरीर के अंदर विलीन हो सकता था, जो उसकी अपनी शक्ति का स्रोत बन सकता था। लेकिन अब वह अभी भी एक भ्रम में फंसा हुआ था, पूरी तरह से अनजान, और लाल जैद तलवार सीधे उसकी छाती में घुस गई, उसके साथ उसके दिल में भी घुस गई। शायद ये संयम की एक मरती हुई चमक थी, लेकिन झेंग बुयुआन किसी तरह अपने होश में आया। उसने लाल जैद तलवार को देखा जो उसकी छाती में घुस गई थी, और फिर उसके सामने काले टोपी वाले मशरूम जानवर को देखा। इसने काले टोपी वाले मशरूम जानवर को भयभीत कर दिया, जो एक छलांग में दसियों मीटर पीछे कूद गया। झेंग बुयुआन क्रोध से अभिभूत लग रहा था। उसने अपनी छाती में धंसी लाल जैद तलवार को लाल कणों में विलीन कर दिया, जो उसके शरीर में विलीन हो गए, केवल एक बार फिर उसके हाथों में तलवार के रूप में संघनित होने के लिए। उसने इसे तेजी से पीछे हट रहे काले टोपी वाले मशरूम जानवर पर सीधे फेंका, जिससे लाल जैद तलवार लाल बिजली की एक लकीर में बदल गई, जिसने तुरंत मनुष्य और जानवर के बीच की दूरी को पार कर लिया, जिससे काले टोपी वाले मशरूम जानवर को बचने का कोई मौका नहीं मिला, और एक झटके में तलवार उसके सीने में धंस गई और उसे इस तरह छेद दिया जैसे उसका क्रिस्टल आधारित शरीर कागज से बना हो। जबरदस्त शक्ति ने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को उड़ा दिया, जिसने कई अज्ञात पेड़ों को कुचल दिया, इससे पहले कि उसे एक विशाल लोहे के पेड़ पर कीलों से जड़ दिया जाता, जिसे घेरने के लिए कई लोगों की जरूरत होती। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को घूरते हुए झेंग बुयुआन गहरी घृणा से भर गया। बस एक विचार के साथ उसने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को विकृत करने के लिए लाल जैद तलवार को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना इरादा बदला, लाल जैद तलवार, जिसे उसके विचारों का अनुसरण करना चाहिए था, केवल काम उठी और उड़ नहीं पाए। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट अपने पंजों से लाल जैद तलवार को जकड़ रहा था, जबकि उसके सिर पर काली टोपी वाला मशरूम एक चमकदार सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था, जिससे वह जिस जगह चमक रहा था वहां की हवा बहुत साफ लग रही थी। शायद सफ़ेद रोशनी से प्रभावित होकर भ्रम में फंसे वुफू और झेंग यान को भी धीरे धीरे होश आ गया। लिन शेन पहले तो नाटक करना जारी रखना चाहता था, लेकिन ये स्थिति देखकर वह केवल ऐसा अभिनय कर सकता था जैसे कि वह अभी अभी जागा हो। वुफू ने अपने सामने के दृश्य को देखा, कुछ हद तक स्तब्ध।
ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को एक पेड़ पर पिन किया गया था। जेंग बुयुआन के आगे और पीछे के सफ़ेद वस्त्र खून से लाल हो गए थे, जबकि वह और लिन शेन दोनों ही सुरक्षित दिखाई दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। जेंग यान होश में आने के बाद तुरंत जेंग बुयुआन के पास गया और चिंतित होकर पूछा, दूसरे चाचा, क्या आप ठीक हैं? जब लिन शेन ने यह सुना तो वह जेंग यान को उसके लिए थप्पड़ मारना चाहता था। जेंग बुयुआन के घावों की गंभीरता को देखते हुए वह संभवतः कैसे ठीक हो सकता था। उसका दिल पंचर हो गया था और एक इंसान के लिए यह कोई मामूली चोट नहीं है। आरोही आखिरकार मांस और खून होते हैं। जब तक कि कुछ लोगों ने विशेष विकास कौशल का अभ्यास नहीं किया हो या उनके पास ऐसी अनोखी प्रतिभा न हो जो चोटों को तेजी से ठीक कर सके, तो छेदा हुआ दिल एक घातक स्थिति होगी। जेंग बुयुआन के सफ़ेद कपड़े जल्दी से लाल हो रहे थे। स्पष्ट रूप से वह उन आरोही लोगों में से नहीं था जिनके पास तेजी से ठीक होने की क्षमता थी। भले ही इस चोट की वजह से उसकी जान न गई हो, लेकिन उसके पास शायद केवल आधा जीवन बचा था। जेंग बुयुआन ने जेंग यान पर कोई ध्यान नहीं दिया और ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट की ओर कदम बढ़ाते हुए उसके शरीर पर लाल जैड जैसा कवच उभर आया। जेंग बुयुआन के पास आने पर ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट में फंसी लाल जैड तलवार और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो वह किसी भी क्षण बाहर निकल सकती है। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने अपने दांत पीस लिए और दृढ़ता से आगे बढ़ा। उसके सिर के ऊपर की सफ़ेद रोशनी और भी तीव्र होती जा रही थी, फिर भी लाल जैड तलवार वापस नहीं उड़ पा रही थी। लिन शेन और वुफू दोनों ही काफ़ी हैरान थे। एक क्रिस्टल बेस ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट वास्तव में एक एस्केंडर के साथ मुकाबला कर रहा था। उसकी शक्तियां वास्तव में बहुत ही भयानक थीं। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि जेंग बुयुआन शुरू से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था, अन्यथा ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट बहुत पहले ही उसके द्वारा मारा जा चुका होता। हालांकि उसका शरीर कैरापेस गार्ड द्वारा सुरक्षित था, जिससे उसकी चोटें दूसरों के लिए अदृश्य हो गई थीं। जेंग बुयुआन को अपने दिल में घाव से बहते हुए रक्त का एहसास था जो उसके शरीर के अंदर जमा हो रहा था। उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं था और वह मरने से पहले लिन शेन और अन्य लोगों के साथ ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी लापरवाही को कोसा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एलियन दुनिया में वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ग्रह पर मर जाएगा। उसके विचार में उसके ग्रह पर केवल रहस्यमय बेस म्यूटेशन जोन में ही ऐसे प्राणी थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसके लिए अन्य जगहों पर बेस वेरिएंट जीव शायद ही उल्लेख करने लायक थे। अगर वह अधिक सतर्क होता और शुरू से ही कैरापेस गार्ड का इस्तेमाल करता तो उसे यह हश्र नहीं मिलता। कई बड़े तूफानों से बचने के बाद यह एक समस्या की इस तुच्छ सी धारा में था कि वह पलट गया। जेंग बुयुआन की नफरत को शब्दों में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसने अपने जीवन आधार को बलपूर्वक उत्तेजित किया, लेकिन बहुत अधिक ताकत के साथ ऐसा करने पर उसके दिल का खून और भी अधिक तेजी से फट गया। अगर उसके चारों ओर कवच न होता तो खून पहले ही फूट चुका होता, जिससे जेंग बुयुआन, जो पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थ था, लड़खड़ा जाता। लिन शेन, जिसने मूल रूप से वेई वुफू के साथ भागने के अवसर को जब्त करने की योजना बनाई थी, ने ये स्थिति देखी और उसके साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। दोनों ने चुपचाप अपने हथियार निकाल लिए। वेई वुफू ने अपने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया, जबकि लिन शेन ने भी अपने शरीर के चारों ओर लपेटे हुए डेथ पाउडर को बाहर निकाला। कलाई के एक झटके से डेथ पाउडर एक तार से एक लंबे भाले में बदल गया। मेरे बैकपैक में एक पेट लॉन्चर है। लिन शेन को मारने के लिए अंदर के पेट का इस्तेमाल करो, जेंग बुयुआन ने कहा, क्योंकि उसने अपना बैकपैक देखा जो दूर से गिर गया था। उसने अपने बगल में जेंग यान से बात की, यह महसूस करते हुए कि उसके पास जीने का कोई मौका नहीं बचा है और अब उसे उम्मीद नहीं है कि लिन शेन म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल के पीछे जाएगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि लिन शेन मारा जाए। जेंग यान जल्दी से जमीन से बैकपैक उठाने के लिए दौड़ा, उसमें से एक एंटीक डिज़ाइन वाली पिस्तौल स्टाइल पेट लॉन्चर निकाली और उसे सीधे लिन शेन पर निशाना बनाया। जेंग यान को पेट लॉन्चर को अपनी ओर निशाना बनाते देख लिन शेन घबराया नहीं बल्कि प्रसन्न हुआ। वास्तव में ऐसे लोग थे जो उस डिवाइस से उसे मार सकते थे, लेकिन जेंग यान निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। वह पेट लॉन्चर असेंशन लेवल का है। आपने अभी तक इसकी शक्ति को सक्रिय नहीं किया है। अंदर के क्रिस्टल बेस कैप्सूल को निकाल लें। पहले 3 असेंशन पेट हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते। अगले 5 म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पेट हैं, उन्हें सीधे सक्रिय करें या उन्हें एंजल रिवॉल्वर में लोड करें। उनका उपयोग करना लिन शेन को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जेंग बुयुआन ने ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट से जूझते हुए जेंग यान को सलाह दी। निर्देशों को सुनने के बाद जेंग यान ने तुरंत चैम्बर खोला, क्रिस्टल बेस कैप्सूल और चाबी निकाली। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस पेट को सीधे सक्रिय न करने का फैसला किया, बल्कि उन्हें एंजल रिवॉल्वर में लोड किया और बैरल को लिन शेन पर निशाना बनाया। लिन शेन, जब आप इस एंजल रिवॉल्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए उस तारकीय शरीर के चारों ओर घूमते थे, तो क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इसके थूथन पर मर जाएंगे?
झेंग यान ने ठंडे स्वर में कहा, बंदूक लिन शेन की ओर इशारा करती है। क्या तुम अब भी म्यूटेंसी डेमन गॉड जनरल नहीं चाहते? लिन शेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, अभी भी अपने शब्दों से झेंग यान को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें और भी ज्यादा मारना चाहता हूं, झेंग यान ने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। वेई वुफू की आंखों में एक भयंकर बाघ की तरह ठंडी रोशनी चमक उठी। वह झेंग यान की ओर दौड़ा। लिन शेन ने भी अपने हाथ में डेथ पाउडर फेंकते हुए आगे की ओर हमला किया, जैसे कि वह एक भला हो, सीधे झेंग यान पर निशाना साधा। डेथ पाउडर एक गहरे लाल रंग की रोशनी में बदल गया, जो झेंग यान की ओर उड़ रहा था, जो गोली चलाने वाला था। झेंग यान की आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण भाव था, क्योंकि उसने हवा में डेथ पाउडर पर गोली चलाई थी। उसकी राय में ये केवल एक मिश्र धातु स्तर का हथियार था, केवल एक मृत वस्तु। उसने जो म्यूटेड क्रिस्टल बेस पेट फायर किया, वह प्रभाव पर डेथ पाउडर को नष्ट कर सकता था। बंदूक ने फायर किया। म्यूटेड क्रिस्टल बेस कैप्सूल 44 की गति से बाहर निकला। बैरल से बाहर निकलने पर म्यूटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड में बदल गया, डेथ पाउडर की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 98, एक हताश लड़ाई। जैसे ही उत्परिवर्तित काला बख्तरबंद सेंटीपीड डेथ पाउडर से टकराने वाला था, जिसका शरीर मूल रूप से एक छड़ की तरह सीधा था, यह एक स्प्रिंग के आकार में कुंडलित हो गया, जिससे सेंटीपीड उसके बीच से निकल गया। डेथ पाउडर फिर सीधा हो गया और एक अकल्पनीय गति से झेंग यान के माथे की ओर बढ़ा। सुपर बेस इंस्टेंटेनियस स्पीड द्वारा जारी की गई गति इतनी तेज थी कि झेंग यान, जो मिश्र धातु स्तर पर भी था, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि डेथ पाउडर उसकी ओर बढ़ रहा था, जो पूरी तरह से आतंक से भरा हुआ था। इस बीच वेई वुफू का बैंगनी कवच अचानक फूल गया, जिससे एक बार पतला खोल मोटे कवच में बदल गया। अपने दुर्जय शरीर के साथ वेई वुफू अब एक मानव जैसा दिखने वाला मेचा योद्धा जैसा लग रहा था। वेई वुफू ने अपने त्रिशूल को बेतहाशा आगे बढ़ाया और उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड से सीधे टकराया। हर जगह चिंगारियां उड़ी और शक्तिशाली प्रभाव ने वेई वुफू को पीछे की ओर धकेल दिया। उसके पैरों ने जमीन में 2 गहरी खायां खोद दी, जबकि सेंटीपीड उसके बगल में जमीन पर गिर गया। उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी आश्चर्यजनक रूप से वेई वुफू पर ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा था। लगभग उसी समय लाल जेड कारपेस में लिपटे एक हाथ ने डेथ पाउडर को पकड़ लिया, जो झेंग यान के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। ये झेंग गुयुआन था, जिसने हस्तक्षेप किया था, डेथ पाउडर को जब्त कर लिया था। झेंग गुयुआन ने डेथ पाउडर को निचोड़कर कुचलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि कठोर टिप अचानक हड्डी रहित, निचोड़ने वाले कपास की तरह लचीली हो गई थी, कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी और वह इसे तुरंत कुचल नहीं सका। डेथ पाउडर ने ऊपर की ओर कुंडलित होने का अवसर लिया। झेंग गुयुआन की बांह के चारों ओर ऐसे लिपटा जैसे कि वह किसी उंगली के चारों ओर लपेटा हुआ रेशम हो। आग लगाओ, उन्हें मार डालो, झेंग गुयुआन ने लगभग दहाड़ते हुए आदेश दिया। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट से निपटने के दौरान उसने झेंग यान के लिए डेथ पाउडर को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया। विचलित होने के कारण ब्लेड ऑफ द हॉट पर उसका नियंत्रण और भी कमजोर हो गया। किसी बड़ी चीज की गड़गड़ाहट की आवाज उन्हें घेरने लगी, मानो धरती और पहाड़ हिल रहे हों। मशरूम बीस्ट का एक बड़ा समूह उनकी ओर भाग रहा था। तभी झेंग यान को होश आया। उसने एक बार फिर लिन शेन पर निशाना साधने के लिए अपनी बंदूक उठाई। लिन शेन का कवच लोहे की तरह लाल हो गया था, जिससे वह एक धातु के आदमी की तरह लग रहा था, जो अभी अभी उच्च तापमान वाली भट्टी से बाहर निकला था और झेंग यान पर उग्र रूप से हमला कर रहा था। मर जाओ, झेंग यान चिल्लाया। उसका चेहरा एक भयंकर झपट्टा में मुड़ गया, क्योंकि उसने ट्रिगर खींचा। बहुत देर हो चुकी है। लिन शेन, जो अब झेंग यान से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, अचानक एक अकल्पनीय गति से बढ़ गया। झेंग यान की उंगली पूरी तरह से नीचे दबाने से पहले लिन शेन एक शानदार रोशनी से चमकते हुए पहले से ही उसके सामने था, एक हाथ से एंजल रिवॉल्वर छीनते हुए, जबकि दूसरा हाथ झेंग यान की ओर इशारा करता है। झेंग यान की आंखें अविश्वास में उभर आईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्टील लेवल पर कोई इतनी तेजी से कैसे फट सकता है। क्रिस्टल बेस लेवल पर भी कोई इतनी तेजी से नहीं फट सकता है ना। झेंग गुयुआन ने भी इस अविश्वसनीय दृश्य को देखा और वह गहराई से चौंक गया। उसने ब्लेड ऑफ द हॉट के लिए ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के साथ अपने संघर्ष को छोड़ दिया। अपने दूसरे हाथ से झेंग यान को अपने पीछे खींच लिया, जिससे लिन शेन का इशारा करने वाला हमला विफल हो गया। तुम्हें मरना ही होगा। झेंग गुयुआन को अचानक एहसास हुआ कि अगर लिन शेन को आज नहीं मारा जा सका, तो ये युवक संभावित रूप से झेंग परिवार का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बन सकता है। इसलिए वह लिन शेन को खत्म करने और भविष्य के खतरों को रोकने के लिए ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के खिलाफ जानलेवा प्रहार को छोड़ने के लिए तैयार था, जिसने उसे जीवन के लिए खतरनाक स्थिति में डाल दिया था। झेंग गुयुआन एक प्रेत की तरह लिन शेन के सामने प्रकट हुआ। उसका दूसरा हाथ डेथ पाउडर से उलझा हुआ नहीं था, खून से लाल जेड पंजों की तरह बाहर निकला, लिन शेन की छाती पर निशाना साधते हुए। ये बहुत तेज था, ये बहुत तेज था।
झेंग गुयुआन का हाथ पहले से ही उसकी छाती पर था, इससे पहले कि लिन शेन के पास संघर्ष के 7 चरणों द्वारा सशक्त एक शॉट फायर करने का समय भी नहीं था। इस पकड़ ने उसकी छाती को चीरकर उसका दिल निकाल लेने की धमकी दी। वेई वुफू उत्परिवर्तित काले बख्तरबंद सेंटीपीड के साथ व्यस्त था और समय पर लिन शेन की सहायता के लिए नहीं आ सका। सेंटीपीड के बिना भी वेई वुफू की गति लिन शेन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कमजोर अवस्था में भी एक आरोही अभी भी एक आरोही था, एक मिश्र धातु की क्षमताओं से कहीं ज्यादा। लिन शेन के सीने में छेद होने के कगार पर था। झेंग यान की आंखों में लिन शेन को चीरते हुए देखने की उत्सुकता जगी हुई थी, वह बेसब्री से इस भयानक दृश्य का इंतजार कर रहा था। झेंग गुयुआन भी पागलपन से भरा हुआ था। ये वह प्रहार था जो उसने अपनी जीवन शक्ति के अंतिम अवशेषों के साथ किया था, केवल एक ही झटके में लिन शेन को मारने की कोशिश कर रहा था, परिणाम चाहे जो भी हो। हालांकि उसकी छाती खून से लथपथ थी, लेकिन ये झेंग गुयुआन के लिन शेन के दिल को कुचलने के दृढ़ इरादे को रोक नहीं सका। लिन शेन ने पीछे हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन झेंग गुयुआन की गति की तुलना में उसकी अपनी गति घोंघे की तरह थी। एक महत्वपूर्ण क्षण में लिन शेन के सामने अचानक एक छोटी सी सफ़ेद आकृति प्रकट हुई, जो झेंग गुयुआन के हाथ की पीठ पर आ गिरी, जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। झेंग गुयुआन का हाथ बिजली की तरह लिन शेन की ओर चमकता हुआ अचानक रुक गया। इस क्षणिक विराम ने लिन शेन के बचने की संभावना को कम कर दिया। एक गोली की आवाज आई और लिन शेन की आकृति पागलों की तरह बाईं ओर खिसक गई, झेंग गुयुआन के हाथ को चकमा देते हुए। झेंग गुयुआन के हाथ पर मौजूद छोटी सी सफ़ेद आकृति भी उड़ गई, लिन शेन के कंधे पर बैठ गई, जैसे कि वह टेलीपोर्ट हो गई हो। हर कोई लिन शेन के कंधे पर सफ़ेद कबूतर को देख रहा था, उनके चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य था। झेंग गुयुआन भी एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण दिखने वाला कबूतर, जो जाहिर तौर पर मांस और खून का बना हुआ था, एक पल के लिए अपने हमले को रोक सकता है, जो उसकी समझ से परे है। झेंग यान के लिए इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल था। एक पालतू जानवर जो बिल्कुल साधारण दिखता था, यहाँ तक कि एक बेस वेरिएंट प्राणी भी नहीं, वास्तव में एक आरोही के हमले को बाधित कर सकता था। कुछ ही क्षण पहले उसने इसे एक बेकार जंग पालतू जानवर के रूप में सोचा था, और इसने उसकी मानसिकता पर दोहरा प्रहार किया, जिससे उसकी मानसिक रक्षा पूरी तरह से टूट गई। डेथ पाउडर ने उस पल का फायदा उठाया जब झेंग गुयुआन उसकी पकड़ से बचकर लिन शेन के पास वापस आ गया। मशरूम जानवर सभी दिशाओं से ज्वार की तरह उमड़ पड़े, उनमें ब्लू कैप मशरूम जानवर और पर्पल क्रिस्टल मशरूम जानवर भी शामिल थे। झेंग गुयुआन को लगा कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है, उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही है, उसे पता था कि उसका समय कम है। लेकिन लिन शेन को मारे बिना उसे संतुष्ट होना मुश्किल लग रहा था। हालांकि स्थिति अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। अपने दांत पीसते हुए झेंग गुयुआन ने झेंग यान को पकड़ लिया और सीधे आसमान में उड़ गया, उसके साथ ब्लू ट्रीसी से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी वर्तमान गति पहले की तुलना में बहुत कम थी, यहाँ तक कि वह गति प्रकार के क्रिस्टल आधारित प्राणियों की शीर्ष गति से भी मेल नहीं खा रही थी। ये स्पष्ट था कि उसके पास लिन शेन को मारने की इच्छाशक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ भी वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। पहले का हमला उसका आखिरी हताश प्रयास था, जिसने उसकी आखिरी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। झेंग गुयुआन अब मुश्किल से जीवन से चिपके हुए केवल उड़ान के लाभ का उपयोग करना चाहता था जो एक आरोही के पास था, ताकि वह अपनी मृत्यु से पहले झेंग यान के साथ ब्लू ट्रीसी से भाग सके, ताकि झेंग यान वानर बेस पर वापस आ सके और झेंग परिवार को लिन शेन के अस्तित्व के बारे में सूचित कर सके ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। एक दुश्मन बनाने के बाद ऐसे व्यक्ति को वास्तव में सत्ता में आने से पहले गला घोंटना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से झेंग परिवार का दुष्वप्न बन जाएगा। लिन शेन, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। झेंग यान ने पागलों की तरह दहाड़ते हुए अपने भीतर के क्रोध और अनिच्छा को बाहर निकाला, साथ ही अपने डर को कम किया। अंकल एर, एक आरोही के साथ वे लिन शेन को मारने में कामयाब नहीं हुए थे और इसके बजाय वह लगभग लिन शेन द्वारा मारा गया था। इसने उसके अंदर एक बेकाबू डर पैदा कर दिया। आपको मौका नहीं मिलेगा, आज एक आरोही भी आपको नहीं बचा सकता, लिन शेन ने अपनी बंदूक चलाते हुए कहा। गोलियों की आवाज़ सुनकर झेंग गुयुआन ने अपने शरीर से झेंग यान को ढाल दिया। उसका कवच अभी भी कठोर था, म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड के लिए अभेद्य। बकवास, तुम क्या हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं वापस आऊंगा, अगली बार मैं तुम सबको मार डालूंगा। धमाका। झेंग यान की पागलों जैसी चीख अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके सिर पर एक म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने हमला कर दिया। उसकी आंखें बहुत ज्यादा उभरी हुई थीं, वह ये समझे बिना ही मर गया कि लिन शेन की गोली झेंग गुयुआन को कैसे चकमा देकर उसे लगी। अध्याय 99, भाग्य बनाया। झेंग गुयुआन अपनी आखिरी सांस तक बस यूं ही अटका हुआ था। झेंग यान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का इरादा रखता था। अब जबकि झेंग यान उसकी आंखों के सामने मारा जा चुका था, झेंग गुयुआन के दिल में निराशा की लहर दौड़ गई।
वह अब और नहीं टिक सका, उसका बेस म्यूटेशन कवच पीछे हट गया, उसके शरीर से बारिश की बूंदों की तरह खून गिरने लगा और उसने खून की एक बड़ी उल्टी की, झेंग यान की लाश को गले लगाते हुए, जब वे दोनों नीचे जंगल में गिरे। अपने जीवन काल में उसने अनगिनत दुश्मनों को मार डाला था और विदेशी दुनियाओं पर युद्ध छेड़े थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आज उसे दो म्यूटेटर और बेस वेरिएंट जीवों के झुंड द्वारा ऐसी स्थिति में लाया जाएगा। उसकी अनिच्छा और पछतावे के बीच उसका शरीर झेंग यान की लाश के साथ मशरूम बीस्ट की भीड़ द्वारा निगल लिया गया। लिन शेन ने अपना एंजल रिवॉल्वर उठाया और लॉन्च किए गए ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड वापस उड़ गए, उसके बगल में उतर गए। लिन शेन और वेई वुफू ने मशरूम जानवरों को ज्वार के पानी की तरह बहते हुए देखा और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा। वे मुश्किल से एक आरोही से निपट पाए थे, केवल एक प्राणी झुंड के बीच फंसने के लिए। आज वास्तव में अभिशाप था। सौभाग्य से उन्होंने 5 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर प्राप्त किए थे। हताश प्रयास के साथ शायद बचने की थोड़ी संभावना थी। दोनों आदमी अपनी जान बचाने के लिए लड़ने की तैयारी में पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे जब उन्होंने एक अजीब चीख सुनी। सभी मशरूम जानवर रुक गए और अब उन पर हमला नहीं किया। उनकी हैरान निगाहों के नीचे प्राणी झुंड ने मुड़कर धीरे धीरे जंगल की गहराई में वापस चले गए, कुछ ही समय में पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। तभी लिन शेन और वेई वुफू ने जंगल में दूर खड़े ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट को देखा, जिसके सामने झेंग बुयुआन की लालजैद तलवार जमीन में धंसी हुई थी। उसकी निगाह लिन शेन पर टिकी हुई थी और हालांकि अभी भी बर्फीली थी, लेकिन उसमें थोड़ी कम दुर्भावना थी। एक पल के लिए लिन शेन से नजरें मिलाने के बाद ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट धीरे धीरे पेड़ों के पीछे चला गया और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। क्या ये हमें छूट दे रहा है? लिन शेन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, वेई वुफू ने जवाब दिया, ब्लेड ऑफ द हॉट की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी जमीन में अटका हुआ है। नहीं ले जाया गया हमारे लिए, लगता है, लिन शेन ने कहा, पूरी तरह से निश्चित नहीं। वेई वुफू ने चलकर ब्लेड ऑफ द हॉट को बाहर निकाला। अपनी ताकत से उसने पाया कि यह आश्चर्यजनक रूप से भारी है, इसे दोनों हाथों से उठाने में असमर्थ, इसके बजाय इसे जमीन पर घसीटता हुआ ले गया। लिन शेन वास्तव में झेंग यान के शरीर की खोज करना चाहता था, जहां एक असेंशन लेवल पेट लॉन्चर और 3 असेंशन पेट कैप्सूल बचे थे। दुर्भाग्य से झेंग बुयुआन और झेंग यान के गिरने की जगह पर नजर डालने पर उसने खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं देखा। मशरूम बीस्ट्स ने संभवतः सब कुछ ले लिया। उसकी नज़र हटी, लिन शेन ने एक बैकपैक देखा जिसे झेंग बुयुआन ने जमीन पर गिरा दिया था, दौड़कर गया और उसमें से तलाशी ली, जिसमें केवल एक पेट एग और कुछ बेकार ट्रिंकेट मिले। ये है, लिन शेन और वेई वुफू ने आश्चर्य में कहा। उनके आश्चर्य के कारण अलग अलग थे। लिन शेन को झटका पेट एग पर मोज़ेक की वजह से लगा, जबकि वेई वुफू को झटका इसलिए लगा क्योंकि यह एक असेंशन एग था। लिन शेन ने बैकपैक और असेंशन एग दोनों को पैक कर लिया। ये वाकई एक बड़ी जीत थी। वेई वुफू ने लाल जैद तलवार को पकड़ते हुए सोचा कि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने लाल जैद तलवार क्यों नहीं ली, लेकिन झेंग बुयुआन का पेट लॉन्चर और 3 असेंशन पेट कैप्सूल क्यों ले लिए? क्या कोई बेस वेरिएंट प्राणी पेट लॉन्चर और पेट कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकता है? लिन शेन ने खुद से सोचा। अगर यह कोई और बेस वेरिएंट प्राणी होता तो लिन शेन को यकीन होता कि वे पेट लॉन्चर और पेट कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वह खास ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट एक अलग कहानी थी। वेई वुफू के साथ चर्चा करने के बाद दोनों ने पहले डार्क बर्ड बेस पर लौटने का फैसला किया। ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट के बिना उनका रास्ता रोकना डार्क बर्ड बेस पर उनकी वापसी आसान थी। हालांकि झेंग परिवार के साथ समस्या इतनी आसानी से हल नहीं हुई। झेंग यान की मौत को झेंग परिवार बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाहर एक आरोही की मौत ऐसी चीज थी जिसे झेंग परिवार आसानी से नहीं जाने देगा। भले ही झेंग बुयुआन को लिन शेन और उसके साथियों ने नहीं मारा हो, लेकिन यशेन बेस पर हर कोई जानता था कि झेंग बुयुआन लिन शेन के पीछे आया था। अंत में झेंग परिवार फिर भी उन्हें जिम्मेदार ठहराएगा। आशा करते हैं कि झेंग परिवार को इतनी जल्दी पता न चले कि झेंग बुयुआन और झेंग यान मर चुके हैं। लिन शेन के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह केवल डार्क बर्ड बेस पर वापस लौटा और अपनी सबसे बड़ी बहन से परामर्श किया और देखा कि क्या इस समस्या को हल करने का कोई तरीका है। बूढ़े वेई, क्या आपको लगता है कि ब्लैक कैप्ड मशरूम बीस्ट ने हमें झेंग बुयुआन का ब्लेड ऑफ द हॉट इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे झेंग बुयुआन के साथियों के कारण परेशानी होने का भी डर था? ब्लेड ऑफ द हॉट को हमारे पास छोड़कर ऐसा लगता है जैसे उसने परेशानी हम पर डाल दी है। लिन शेन को अचानक इस समस्या का ख्याल आया। ये बहुत चतुराई है, वेई वुफू ने लंबे विचार विमर्श के बाद कहा। चलो अभी के लिए सामान छिपा देते हैं। लिन शेन ने पाया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, और भले ही यह वैसा ही था जैसा उसे संदेह था, इसे न लेने का कोई कारण नहीं था। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा और कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। वेई, मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या तुम सच में तियानचेंग के वेई परिवार से हो? लिन शेन खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। वेई वुफू को अपने साथ रखने का फैसला करने से पहले लिन शेन ने एक बार उससे बात की थी।
उस समय वेई वुफू ने कहा कि यह उसके बड़े भाई थे जिन्होंने उसे लिन शेन की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन लिन शेन उस समय कुछ हद तक सशंकित थे। साथ में इतना लंबा समय बिताने के बाद लिन शेन ने वास्तव में उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वेई वुफू के बारे में जो कुछ भी उसने जाना था उससे वेई वुफू झूठ बोलने में सक्षम नहीं था। हालांकि लिन शेन को वेई वुफू की पृष्ठभूमि या उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, वेई वुफू ने सहजता से स्वीकार किया। इससे काम आसान हो जाता है। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो हमारा लिन परिवार तियानचिंग में चला जाए और आपके बताए रास्ते पर चले। लिन शेन स्वाभाविक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था अगर कोई दूसरा रास्ता होता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कोई विकल्प न हो, दूसरों पर निर्भर रहना निश्चित रूप से मौत से बेहतर था। इसके अलावा वेई परिवार के एक सदस्य वेई वुफू के साथ उनकी देखभाल करने से वे शायद तियानचिंग में बहुत खराब स्थिति में नहीं होंगे। तियानचिंग खतरनाक, बहुत कठोर, वेई वुफू ने कहा। यह कितना कठोर हो सकता है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। अगर वेई वुफू ने भी अपने व्यक्तित्व के साथ कहा कि यह बहुत कठोर है, तो यह वास्तव में गंभीर होना चाहिए। वेई परिवार में अभी भी 13 लोग बचे हैं। ये सबसे पूर्ण और धाराप्रवाह वाक्य था जो वेई वुफू ने कभी बोला था जब से लिन शेन ने उसे जाना था। इस कथन ने लिन शेन को चुप करा दिया। 200 साल से भी पहले वेई परिवार में 1000 से ज्यादा सदस्य थे और अब केवल 13 ही बचे हैं। तियानचिंग के खतरे स्पष्ट थे, यहाँ तक कि वेई परिवार, जिसका तियानचिंग में हर कोई सम्मान करता था और डरता था, भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी संख्या कम होती जा रही थी। डार्क बर्ड बेस में लौटने के बाद सभी ने उनके साथ बहुत उत्साह से व्यवहार किया। डार्क बर्ड बेस के लोग युद्ध देवता वेई और प्लेबॉय की प्रतिष्ठा से अवगत थे। अब पूरा डार्क बर्ड बेस इस बात से चर्चा में था कि जल्द ही डार्क बर्ड बेस तीनों परिवारों के अंतर्गत एकीकृत हो सकता है। लिन शेन ने एक ही गोली से म्यूटेंट सी डेमन गॉड जनरल को मार गिराया था और डार्क बर्ड बेस के लोगों के लिए इसने उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया था। क्यूई और वांग परिवार मिलकर भी लिन शेन के कई शॉट्स के सामने टिक नहीं पाए। जब वह लिन परिवार के परिसर में लौटा तो लिन मियाओ, जिसे समय से पहले खबर मिल गई थी, उससे मिलने नहीं आई। जिस क्षण लिन शेन लिविंग रूम में गया उसने देखा कि लिन मियाओ अपने माता पिता की स्मारक पट्टिकाओं के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक बांस की छड़ी थी। घुटने टेको। लिन शेन को देखते ही लिन मियाओ ने जो पहले शब्द बोले उससे वह घुटने टेक गया। लिन शेन ने जोर से घुटने टेक दिए। उसके लिए लिन मियाओ सिर्फ एक बहन नहीं थी, वह उसके लिए एक माँ की तरह थी। बड़ी बहन, तुम क्या कर रही हो? लिन शेन खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया और घुटनों के बल बैठकर केवल एक चुलबुले स्वर में बोल पाया। उसकी आंखें लिन मियाओ को दयनीय रूप से देख रही थीं। ये देखते हुए कि लिन मियाओ उससे कितना प्यार करती थी, उसे उसके लिए खेद महसूस होने लगा और वह किसी भी क्षण उसे उठाने में मदद कर सकती थी। दुर्भाग्य से इस बार लिन शेन ने गलत अनुमान लगाया। लिन मियाओ के चेहरे पर अभी भी एक ठंडा भाव था जब उसने कहा, हम 4 भाई बहनों ने अपने माता पिता की स्मारक पट्टिकाओं के सामने क्या वादा किया था? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? मैं नहीं भूली हूँ, लिन शेन ने तुरंत गंभीरता से उत्तर दिया। नहीं भूली हो? अगर नहीं भूली हो तो तुम इतने खतरनाक साहसिक कार्य पर क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? लिन मियाओ ने गुस्से से डांटा, क्या हम पहले ही सहमत नहीं हो गए हैं? मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारे तीसरे और चौथे भाइयों के साथ बाहर की चीज़ों को संभाल लूंगी। तुम्हें बस अपनी छोटी सी जान की रक्षा करनी है, जिंदा रहना है, जल्दी से शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और लिन परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाना है। क्या वे वादे अब भी मायने रखते हैं? बेशक वे मायने रखते हैं, लिन शेन ने उसे खुश करने के लिए मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया। अगर वे मायने रखते हैं तो जल्दी से शादी करो और बच्चे पैदा करो। अब और किसी साहसिक कार्य पर मत जाओ। लिन मियाओ का स्वर काफी नर्म हो गया। बहन, मैं शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तुम मेरी स्थिति जानती हो। लू किंग के पूरे मामले में शादी के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल है। मैं चाहती हूँ लेकिन कोई तैयार नहीं है, लिन शेन ने दुखी मासूमियत के भाव के साथ कहा। यह कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ लिया है। जब तुम उससे मिलोगी तो सुनिश्चित करो कि तुम अच्छी तरह से बातचीत करो और चलो इस महीने सब कुछ तय कर लेते हैं। हम अगले साल एक गोल मटोल छोटे बच्चे का स्वागत करने का लक्ष्य रखेंगे, लिन मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लिन शेन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हुए। अध्याय 100, किसी की जान बचाने के लिए कृतज्ञता का बदला भक्ति से चुकाया जाना चाहिए। 5 अपडेट, कृपया सब्सक्राइब करें। वह कौन है? लिन शेन पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लिन मियाओ के मन में उसके लिए कौन सी महिला होगी। लिन शेन की समझ के अनुसार लिन मियाओ जिन महिलाओं को जानता था वे ज्यादातर दूसरे लोगों की पत्नियां थीं और कोई भी युवा लड़की नहीं थी। इस विचार पर लिन शेन का दिल धड़क उठा, वह मेरी दूसरी शादी नहीं करवा सकती है न?
लिन शेन को सच में विश्वास नहीं था कि लिन मियाओ उसे किसी तलाकशुदा महिला से मिलवाएगी, लेकिन उसने एक बार कैंग यून को ये कहते हुए सुना कि प्राचीन समय में कई प्रसिद्ध हस्तियां तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करती थीं, खासकर उन महिलाओं से जिनके बच्चे हों। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने जन्म दिया है उन्होंने अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर आप उनसे शादी करते हैं तो वे बच्चे पैदा करने में अच्छी होंगी। उस समय कैंग यून ने लिन शेन के साथ यह कहानी एक मजाक के तौर पर साझा की थी, लेकिन अब जब लिन मियाओ ने अचानक उसे यह बात बताई तो लिन शेन ने गंभीरता से सोचा कि क्या लिन मियाओ उसे किसी अमीर विधवा से मिलवाना चाहती है। हालांकि लिन शेन को किसी महिला पर निर्भर रहने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक शर्त थी, उसे उसके प्रति आकर्षित होना था। वह पहले से ही पीछे बगीचे में है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलता हूँ। अच्छी तरह से बात करो और अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हें फिर कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लिन मियाओ ने लिन शेन को पीछे के बगीचे की ओर खींच लिया। बड़ी बहन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम बात करने के बाद जा सकते हैं? लिन मियाओ की बातें सुनने के बाद लिन शेन को और भी यकीन हो गया कि वह सही था, उसकी बहन उसे एक अमीर अविवाहित महिला से मिलवाने के लिए पागल हो गई थी। इस मामले से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, उससे मिलने के बाद बात करना। लिन मियाओ ने लिन शेन को बोलने का मौका नहीं दिया और उसे सीधे पीछे के बगीचे में खींच लिया। क्या हुआ, क्या वह सुंदर नहीं है? अपने इतने सालों में मैंने कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा, लिन मियाओ ने लिन शेन से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नज़र बगीचे में एक जगह पर टिकी हुई थी। दूर से लिन शेन ने मछली के तालाब के पास खड़ी एक मोज़ेक आकृति देखी। लिन मियाओ को देखते ही उसके हाव भाव बदल गए और उसने पूछा, बड़ी बहन, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? बेशक, मैं जानता हूँ, तुम्हारी कॉलेज की जूनियर बाई शेनफेई। क्या उसने कुछ समय पहले तुम्हारी मदद नहीं की थी? अगर वह न होती तो तुम्हें भागने का मौका कैसे मिलता? शादी के प्रस्ताव के साथ जीवन बचाने वाली कृपा का बदला चुकाओ, लिन मियाओ ने गंभीरता से घोषणा की। बहन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लिन शेन कुछ अवाक रह गई। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है? मैंने पहले ही पूछ लिया है, हालांकि वह तुम्हारी छोटी सीनियर है, लेकिन वह तुम्हारे चौथे भाई से बहुत छोटी है, तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ी है। 3 साल बड़ी औरत सोने की ईंट की तरह होती है, 3 साल कोई मुद्दा नहीं है। यह उम्र के बारे में नहीं है। लिन शेन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहना है। इस समस्या या उस समस्या के बारे में इतनी सारी बातें क्यों? जाओ और उसके साथ अच्छी बातचीत करो, और अगर यह ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें आज खाने की अनुमति नहीं है। लिन मियाओ ने लिन शेन को आगे धकेला और खुद बगीचे से बाहर चली गई। ऐसी सुंदर लड़की लिन परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एकदम सही होगी, उसे जीतने की पूरी कोशिश करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है। जाते समय लिन मियाओ लिन शेन को प्रोत्साहित करना नहीं भूली, अपनी उंगलियों से दिल का आकार बनाते हुए। लिन शेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और मछली के तालाब की ओर चल दिया। तुम यहाँ क्यों हो? लिन शेन ने बाई शेनफेई के पास जाकर बैठने के लिए जगह ढूंढी और उदासीनता से पूछा, क्या अब जब तुम एक प्लेबॉय बन गई हो तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन के रूप में योग्य हूँ? बाई शेनफेई के शब्दों में एक चुभन थी। बाई सीनियर सिस्टर, कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करो। प्लेबॉय वास्तव में एक तारीफ नहीं है ना? लिन शेन ने आह भरी। मैंने तुम्हें जो बेस म्यूटेशन तकनीक दी है उसकी साधना कैसी चल रही है? बाई शेनफेई ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभ्यास नहीं किया, लिन शेन ने स्पष्ट रूप से कहा। अभ्यास क्यों नहीं किया? बाई शेनफेई ने भौहें सिकोड़ी। यह मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, लिन शेन ने सच्चाई से स्वीकार किया। वह प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। शायद उसकी प्रतिभा वास्तव में पर्याप्त नहीं थी। क्या तुम इसे एक और बार आजमाओगे? बाई शेनफेई स्पष्ट रूप से थोड़ा नाखुश थी। अब और प्रयास नहीं, मैंने पहले ही अपनी बेस म्यूटेशन तकनीक चुन ली है और मैंने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया है। लिन शेन ने एवोल्यूशन थ्योरी के दोषपूर्ण संस्करण का अभ्यास जारी रखने का फैसला किया था। दोषपूर्ण इवोल्यूशन थ्योरी का प्रभाव पहले से ही काफ़ी अच्छा था, कम से कम लिन शेन ने किसी भी बेस म्यूटेशन तकनीक के बारे में नहीं सुना था जो उस दोषपूर्ण इवोल्यूशन थ्योरी से अधिक व्यवहारिक थी जिसका वह अभ्यास कर रहा था। एवोल्यूशन थ्योरी का अभ्यास करने के बाद सुपर बेस चेंज की उसकी अवधि भी काफ़ी बढ़ गई, उसकी सामान्य म्यूटेटर अवस्था औसत म्यूटेटर की तुलना में अधिक समय तक चली। उसने ये खोज झेंग गुयुआन के साथ अपनी लड़ाई के दौरान की थी। उसके शरीर पर जितना अधिक तनाव था, एवोल्यूशन थ्योरी ने उसके शरीर को उतना ही अधिक सहने की अनुमति दी। जितनी बार उसने सुपर बेस चेंज का उपयोग किया, एवोल्यूशन थ्योरी ने उसे उतनी ही अधिक देर तक उस अवस्था को बनाए रखने की अनुमति दी, एक ऐसा प्रभाव जिसे किसी अन्य बेस म्यूटेशन तकनीक से प्राप्त करना मुश्किल था। स्टील कार्पेस पर एवोल्यूशन थ्योरी लागू करना उसके मांस और खून से भी ज़्यादा प्रभावी था। आप कौन सी बेस म्यूटेशन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं?
बाई शेनफेई ने सोच समझकर पूछा। एवोल्यूशन थ्योरी, लिन शेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। तुरंत बाई शेनफेई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप एवोल्यूशन थ्योरी क्यों चुनेंगे? क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि यह सबसे बुनियादी बेस म्यूटेशन तकनीक है? बुनियादी का मतलब ज़रूरी नहीं कि बुरा हो, मुझे लगता है कि एवोल्यूशन थ्योरी काफ़ी अच्छी है, लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। आप अचानक उस बेस म्यूटेशन तकनीक में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं जिसे मैं विकसित कर रहा हूँ? क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं? मुझे लगा कि आप हाल ही में गिफ्ट थ्योरी का परिश्रमपूर्वक अभ्यास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आखिरकार दूसरे सही हैं। पुरुषों के मुंह धोखेबाज होते हैं, वे अविश्वसनीय होते हैं। बाई शेनफेई ने आह भरी। क्या आप पर भी शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है? लिन शेन को बाई शेनफेई की आह में एक अवर्णनीय उदासी का एहसास हुआ, जिसने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। अगर यह सिर्फ शादी करने के लिए दबाव डालने के बारे में होता। बाई शेनफेई ने तालाब में मछलियों का सारा खाना बिखेर दिया, रेलिंग पर झुक गई और एक हाथ से अपना गाल टिकाते हुए मछलियों को खाने के लिए छटपटाते हुए देखा। तो फिर यह किस लिए है? बाई शेनफेई जितना ज्यादा चुप रही, लिन शेन उतना ही ज्यादा जिज्ञासु होता गया। वह अपनी गपशप करने वाली आत्मा को मुश्किल से काबू में रख पा रहा था। क्या तुम अपना जीवन ऐसे आदमी के साथ बिताना चाहोगी जिससे तुम कभी नहीं मिली? बाई शेनफेई ने अचानक पूछा, जिससे लिन शेन चौंक गया। पहली बात, मुझे पुरुष पसंद नहीं है। दूसरी बात, हम किस युग में जी रहे हैं जहां अभी भी अरेंज मैरिज होती हैं? बहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पुराने विचारों और परंपराओं के खिलाफ साहपूर्वक खड़ा होना चाहिए। बाई शेनफेई ने लिन शेन के जोशीले भाषण को बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? कोई मुझे मजबूर नहीं कर रहा है। मिस्टर तियान ने मेरे लिए उस व्यक्ति को चुना है। नहीं बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मिस्टर तियान ने तुम्हारे लिए चुना है? तुम किसी ज्योतिषी के झांसे में तो नहीं आए हो, है ना? लिन शेन को और भी ज्यादा अविश्वास हो रहा था। बाई शेनफेई को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ठगा जा सकता है, फिर भी वह ऐसी बातें कह रही थी। मैंने तुम्हें जो बेस म्यूटेशन तकनीक बताई है उसे टैलेंट थ्योरी कहते हैं। बाई शेनफेई उसकी बकवास से थककर शांति से बोली, ये पूरी तरह से मानव निर्मित बेस म्यूटेशन तकनीक है। लेकिन जब से टैलेंट थ्योरी बनाई गई है, तब से अब तक कोई भी इसके साथ आरोहण स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। तुम्हें आरोहण स्तर के बारे में पता है ना? मुझे पता है, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। टैलेंट थ्योरी के निर्माता बाई ज़ाई थे, जो मेरे परिवार में एक बुजुर्ग थे। हमारा परिवार लंबे समय से टैलेंट थ्योरी पर शोध कर रहा है। मेरी पीढ़ी तक हमें आखिरकार टैलेंट थ्योरी को तोड़ने की एक विधि मिल गई। वह विधि क्या है? लिन शेन ने पहले ही थोड़ा अनुमान लगा लिया था। दोहरी साधना। बाई शेनफेई ने धीरे से दो शब्द बोले।